ओके फ्रेंड्स, तो हम अब पहला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं इस वीडियो का। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट। किस प्रिंसिपल पर जो हाइड्रोजन बम होता है वो बेस्ड होता है। तो आपको पता है कि जब मैं प्रीवियस वीडियो में जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने डिटेलिंग थोड़ा सा करी थी और फिजन फ्यूजन रिएक्शन दोनों को देखे थे। इस बार हम फिर से पूरा डिटेल में करेंगे, तो क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होता चलेगा। ओके, क्या है पहला क्वेश्चन। एक्चुअली यहाँ 32 लिखा है, पर आप जरा ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर हमने 9 पीछे वीडियो में कर लिए थे, ये 10वां है। जो मैं यहाँ मार्क करूंगा वही वो क्वेश्चन नंबर होगा। जैसे यहाँ 32वां लिखा है लेकिन मैंने मार्क किया 10वां, तो ये 10वां क्वेश्चन है। उसी तरीके से अगला 11वां होगा, 12वां होगा, इसी ऑर्डर में हम करेंगे। ठीक, तो करते हैं। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट। हाइड्रोजन बम किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। पहला ऑप्शन है कि कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन, अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन, कंट्रोल फिजन रिएक्शन और अनकंट्रोल फिजन रिएक्शन। आप वीडियो पॉज करके चाहे तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन होगा, मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। क्या होगा इसका आंसर। हाइड्रोजन बम किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। अच्छा, जरा देखते हैं कंट्रोल्ड क्या होता है, अनकंट्रोल्ड क्या होता है। अभी मैं डिटेल करूंगा आपको, पर जरा ये देखते हैं अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस क्या होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं। अगर हमने कंट्रोल किया तो हम उसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी बनाने में करते हैं। इसी मेथड से हम न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं। कंट्रोल वे में हम धमाका करते हैं ताकि जितना यूज़फुल हो हम उतनी एनर्जी ड्रॉ करें। अनकंट्रोल में हम बॉम्ब बनाते हैं ताकि अनपैरेलल डिस्ट्रक्शन हो। बॉम्ब का यूज़ किस लिए होता है, डिस्ट्रक्शन के लिए होता है। तो जो फिजन या फ्यूजन रिएक्शन का अगर अनकंट्रोल्ड वे में यूज़ किया गया तो वो प्रोसेस बॉम्ब बनने में यूज़ होता है। अगर कंट्रोल्ड वे में यूज़ किया गया तो वो प्रोसेस न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर से हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, कंट्रोल प्रोसेस होता है और अनकंट्रोल प्रोसेस होता है। दोनों में, फिजन में भी और फ्यूजन में भी, दोनों क्या हो सकते हैं, कंट्रोल भी हो सकते हैं और अनकंट्रोल भी हो सकते हैं। अगर कंट्रोल हुए तो न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा। अगर फिजन से न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहा है तो फिजन न्यूक्लियर रिएक्टर बोलेंगे। अगर फ्यूजन से न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहा है तो हम उसको फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर बोलेंगे। अगर फिजन से बॉम्ब बन रहा है अनकंट्रोल वे में तो हम उसको फिजन बॉम्ब बोलेंगे या एटम बॉम्ब बोलेंगे। अगर फ्यूजन से बॉम्ब बन रहा है अनकंट्रोल वे में तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉम्ब बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉम्ब। और उसके अलावा क्या होता है, एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब। तो दोनों बॉम्ब बनते कैसे हैं, अनकंट्रोल्ड मेथड से। दोनों टाइप के न्यूक्लियर रिएक्टर बनते कैसे हैं, कंट्रोल से। ठीक, तो ज़रा हम फर्दर फिजन और फ्यूजन रिएक्शंस को देखते हैं, उसके बाद से हम ज़रा हाइड्रोजन बॉम्ब को समझते हैं कि वो क्या है। ठीक, अच्छा, इस बार मैंने क्या किया कि मैं जो नोट्स पढ़ता हूँ उसको भी मैंने यहाँ स्कैन करके पेस्ट कर दिया, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, जो मैं इस प्लेन पेज पे आपको एक्सप्लेन करूँगा वो सारा मोस्टली कहाँ से मैं एक्सप्लेन करूँगा, इन्हीं पेजेस को एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। उसके साथ मैं क्या करूँगा, इन पेजेस को रीड कर दूँगा, एक बार रीड कर दूँगा तो आप समझ जाएंगे। और अगर नोट लेना चाहें तो इनका तो एटलीस्ट ज़रूर नोट ले लें, डायरेक्ट कॉपी कर लें डिट्टो, ये इनफ है आपका। गिवन टाइम में, सफिशिएंट टाइम में आपको ये रिक्वायर्ड नॉलेज ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, तो मैंने हर क्वेश्चन में क्या किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने नोट्स अपने स्कैन करके पेस्ट कर दिए थे, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया इस बार वीडियो अपलोड होने में। लेकिन हम अगली बार से हर अल्टरनेट डेज पे वीडियो अपलोड करेंगे। ओके, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक, जरा इसको इरेज कर दूँ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, ये आंसर है इसका, ऑप्शन ये ऑप्शन है। ठीक, ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, आपको पता है कि साइंस में रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस। एक आपने केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शन। ठीक, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा और एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। एनर्जी रिलीज, जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे आप जो घरों में इन्वर्टर की बैटरी होती है वो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल रिएक्शंस का यूज़ करके वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। पर ऐसा तो है ना कि बैटरी से आप जो है कॉलोनी को पूरी पावर दे सकते हैं, एक बैटरी से आप अपने सिर्फ एक घर को पावर दे सकते हैं। उसी तरीके से कुछ रिएक्शन साइंस में होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता था, मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें क्या करेंगे, एटम्स के न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस, पूरा एटम भी नहीं। कौन पार्टिसिपेट करेगा, न्यूक्लियस। और ये बहुत एफिशिएंट होते हैं, ये रिएक्शन बहुत एफिशिएंट होते हैं। किस चीज़ में, इनकी एफिशिएंसी किस चीज़ में होती है, एफिशिएंट होते हैं। कौन से रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस।
न्यूक्लियर रिएक्शंस बहुत एफिशिएंट होते हैं क्या करने में, एनर्जी कन्वर्जन में, एनर्जी कन्वर्जन में, मतलब थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, मिलियंस ऑफ टाइम्स एक्चुअली, मिलियंस ऑफ टाइम्स मोर एफिशिएंट देन व्हाट, केमिकल रिएक्शंस। ये करते क्या है कि ये मैटर को कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये दो टाइप के होते हैं। ठीक, तो न्यूक्लियर रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, ये रेस करके मैं आपको समझाने, वो पेजेस पे वही लिखे हुए हैं, मैं वही समझा रहा हूँ। न्यूक्लियर रिएक्शन एक्चुअली होते हैं दो टाइप के। ठीक, न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक, एक होता है फिजन और एक होता है फ्यूजन। ठीक, फिजन का मतलब होता है टूटना, ब्रेकिंग, और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, ऐड करना, एक तरीके से आप कह सकते हैं। फ्यूजन शब्द से लग रहा है दो चीज़ें फ्यूज हो गई, फिजन से लग रहा है ना कि फिजन हो गया, फ्रैक्चर हो गया, टूट गया। तो फिजन में क्या होता है कि एक एटम, एक न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है दो पार्ट्स में, और क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। इसमें क्या होता है, दो न्यूक्लियस छोटे छोटे, ये क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस होता है, और हल्के न्यूक्लियस में टूट करके एनर्जी रिमिट करता है। इसमें क्या होता है, दो हल्के न्यूक्लियस ऐड करके एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। ये अभी कंसेप्ट है, सिर्फ एज अ ले मैन मैं टर्म में समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरीके के होते हैं, फिजन, फ्यूजन। न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत एफिशिएंट होते हैं एनर्जी कन्वर्जन में, मैटर को कंप्लीटली बर्न करके, कंप्लीटली एनाइलेट करके ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालते हैं। दो तरीके से होते हैं, फिजन और फ्यूजन। ठीक, फिजन का मैंने एग्जाम्पल मैंने पिछली वीडियो में जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट करा रहा था तो मैंने आपको बताया था। ठीक, तो फिजन रिएक्शन, इसमें हमने क्या देखा था कि यूरेनियम 235 था, ये फिसाइल होता है। फिसाइल सारे एटम से न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करा सकते, वही एटम खास तरीके के एटम होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन करा सकते हैं, लिमिटेड अमाउंट होते हैं, उन एटम्स को क्या बोलते हैं, फिसाइल बोलते हैं। यूरेनियम 235 क्या होता है, एक न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्व करेगा, अभी बता रहा हूँ मैं आपको, और यूरेनियम 236 में बदल जाएगा। ये फिसाइल नहीं होता, एक्चुअली गलत बोल गया मैं, ये फर्टाइल होता है। ये क्या होते हैं, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है यूरेनियम 235 योग्य है पैदा करने के लिए, एबल है क्या पैदा करने के लिए, यूरेनियम 236। और यूरेनियम 230, फर्टाइल मतलब होता है ना कि जो उर्वर हो, जो प्रोडक्शन कर सके, उन्हीं को तो फर्टाइल बोलते हैं। फर्टाइल प्लेन है, और कोई इनफर्टाइल होता है प्लेन, वहाँ उग नहीं सकता। उसी तरीके से यूरेनियम 235 क्या होता है, फर्टाइल मटीरियल होता है। वो न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्व करके यूरेनियम 236 के एक दूसरे आइसोटोप में बदल जाता है, और ये आइसोटोप क्या होता है, फर्टाइल होता है। यही एक फर्टाइल आइसोटोप फ्यूजन रिएक्शन कर सकता है। अब ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये क्रिप्टन और बेरियम में टूट जाता है। ये 236 है, और इन दोनों का मास जो जुड़ के आता है वो 233 आता है। यूरेनियम 236 का मास कितना है, एटॉमिक मास 236, और इसका इन दोनों का जुड़ के मास कितना आता है, 233। तो बच गए कितने, तीन का जो ये अंतर बना वही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें अच्छे अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। तो ये क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन होता है। हमारा टारगेट है फ्यूजन रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब जो होते हैं वो फ्यूजन रिएक्शन पे बेस्ड होते हैं। फ्यूजन रिएक्शन, ठीक, फ्यूजन रिएक्शन, ठीक, यही फ्यूजन रिएक्शन स्टार को पावर देते हैं। स्टार को पावर, स्टार की ऊर्जा कहाँ से आती है, तारों की ऊर्जा, सितारों की ऊर्जा कहाँ से आती है, इन्हीं फ्यूजन रिएक्शन से। इसमें क्या होता है कि लाइटर न्यूक्लियस कंबाइन होकर के हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, हैवी न्यूक्लियस, और एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक, ये फ्यूजन रिएक्शन होता है, मिलना होता है। मैं समझाने, इसमें क्या होता है, जैसे फ्यूजन रिएक्शन में, फिजन रिएक्शन में आपने यूरेनियम लिया था, फ्यूजन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। मेनली हम हाइड्रोजन के दो आइसोटोप, एक्चुअली हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, उसमें से हम 2 आइसोटोप का यूज़ करते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है 1H2, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। ठीक, ये 1H2 से फ्यूज़ हो जाता है, 1H2 से 1H2, ये एटॉमिक नंबर होता है। ये जो नीचे लिखा होता है ये एटॉमिक मास होता है। तो एटॉमिक मास कितना है, 2, इसका कितना है, 2। ये कन्वर्ट होकर के एक हैवी न्यूक्लियस बनाता है। किस चीज़ का हैवी न्यूक्लियस बनाता है, हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, और ये कितना होता है, 3। तो हम देख रहे हैं कि ये 4 थे ना, एटॉमिक मास कितना था रिएक्शन के लेफ्ट साइड में, 4, और बनने पे कितना बना, 3। तो एक जो डिस्ट्रॉय हुआ वो किस में, मास जो डिस्ट्रॉय हुआ वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, किस फॉर्मूले से, E=mc²। हमने फ्यूजन रिएक्शन में देखा था कि अमाउंट, एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है, एनर्जी लार्ज अमाउंट में। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वेरी लार्ज होती है, बहुत ज़्यादा होती है।
एक एवरेज जो फिजन रिएक्शन है, ये फिजन रिएक्शन है, वो करीब 20 गुना कम होता है किससे, फ्यूजन से, क्योंकि ये स्टार्स को पावर करता है, मैंने आपको बताया, तो ये बहुत पावरफुल रिएक्शन होते हैं। और हाइड्रोजन बम इन्हीं पे बेस्ड होते हैं, हाइड्रोजन बम इन्हीं पर बेस्ड होते हैं। ठीक, अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या होते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं, सारा कुछ बताऊंगा। ठीक, तो ज़रा हाइड्रोजन बम देखते हैं। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम को हम बोलते हैं थर्मो न्यूक्लियर बम, थर्मो न्यूक्लियर बम। इनको हम और क्या बोलते हैं, थर्मो न्यूक्लियर बम। ये यही बम स्टार्स में फूटते हैं, स्टार्स को पावर करते हैं। जो सन है हमारे, जो न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहा है, वो हाइड्रोजन बम के थ्रू ही कर रहा है। ठीक, जरा बेसिक बता देते हैं। जो पहला हाइड्रोजन बम बना था, फर्स्ट हाइड्रोजन बम, फर्स्ट हाइड्रोजन बम, फर्स्ट हाइड्रोजन बम किसने बनाया था, यूएसए ने बनाया था मेरे ख्याल से 1952 में, और दूसरा बनाया था रशिया ने 1953 ने। इंडिया ने कब बनाया था, इंडिया के पास भी हाइड्रोजन बम है 1998 में। मैंने आपको बताया था ना इंडिया के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, उसमें पूरा डिटेल में मैंने बताया, आप जा करके देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने डिटेल में क्वेश्चन कराए हुए हैं। एक सेकंड, बस एक सेकंड रुकिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये है ना, ये बॉम्बिंग, न्यूक्लियर बॉम्बिंग हिरोशिमा की हुई, नागासाकी की हुई। ये कैसे, कौन सा बॉम्ब था। ठीक, ये न्यूक्लियर टेस्टिंग ऑफ इंडिया मैंने कराया हुआ है, तो सारा डिटेल में कराया हुआ, आप जाकर के पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। ओके, तो हम आते हैं अपने करंट वीडियो पर। ये ओके, ये नहीं है, एक सेकंड, कहाँ है, सॉरी रुक जाओ बच्चों। एक सेकंड, यहाँ। ठीक, तो ओके, ये हाइड्रोजन बम होते हैं, थर्मो न्यूक्लियर बम बोलते हैं इनको। स्टार्स पीछे मैंने कराया है, वो आप देखिए ज़रूर। स्टार्स को पावर, यही पावर देते हैं। पहला हाइड्रोजन बम कब बना था, 1952 में। दूसरा कब बना था, रशिया ने बनाया था 1953 में। इंडिया ने कब बनाया था, 1998 में। ठीक, फिर से रेस करके आप नोट करते चलिए, इसको रेस कर दे रहा हूँ मैं। इसमें यूज़ का, जैसे उसमें यूरेनियम का यूज़ होता था, यूरेनियम किस में यूज़ होता है, यूरेनियम का फिजन में। हम फ्यूजन में किसका यूज़ करते हैं, फ्यूजन में हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, आइसोटोप्स वो एंटिटीज होती हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, पर एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक, अच्छा, फ्यूजन कराने के लिए, फ्यूजन कराने, अच्छा ज़रा एक बार फिर से क्लियर किया जाए आपको। देखिए क्या है, ये हाइड्रोजन का एक ड्यूट्रियम है, एक ये ड्यूट्रियम है। अच्छा, दोनों में के अंदर क्या है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। इसके अंदर भी क्या है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो ये प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये फ्यूज़ आसानी से होते नहीं हैं। इनको फ्यूज़ करने के लिए हमको पहले फिजन कराना पड़ता है। फिजन से जो एनर्जी निकलती है, फिजन से जो एनर्जी निकलती है वो क्या करती है, इनको पास लाती है। और ये फिजन हुआ, एनर्जी निकली, और ये एनर्जी क्या यूज़ हुई, इनको पास लाने में यूज़ हुई, और फिर क्या हुआ, फ्यूजन हो गया। और फ्यूजन से हमको जितनी एनर्जी यहाँ से एमिट हुई थी, उससे 20 से 50 गुना ज़्यादा एनर्जी हमको मिली। तो यानी कि हाइड्रोजन बम बनाने के लिए पहले हमको एटम बम फोड़ना पड़ता है। समझ रहे हैं, हाइड्रोजन बम बनाने का जो पहला स्टेज होता है, हाइड्रोजन बम का पहला स्टेज होता है एटम बम। पहले एटम बम होगा, जो टेस्टिंग की जाती है उसमें पहले एटम बम फोड़ा जाता है, एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी से हम उन न्यूक्लियस को पास लाने की हमको कैपेबिलिटी डेवलप होती है, और क्या होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन ही क्या होता है, हाइड्रोजन बम होता है। ठीक, फ्यूजन ही क्या होता है, हाइड्रोजन बम होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, अभी मैं आपको एक बार फिर से ज़रा आइसोटोप्स पहले बता दूँ आपको। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के। एक होता है प्रोटियम, क्या होता है, प्रोटियम। एक मैंने आपको बताया ड्यूट्रियम। एक होता है ट्रिटियम, मोस्टली इसी का यूज़ होता है, ट्रिटियम। ठीक, इसको कैसे लिखते हैं, इसी को नॉर्मल हाइड्रोजन बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन। ठीक, 99
ये 98% यही होते हैं। ये नेचर में, नेचुरल वे में 99.98% ये होते हैं। लगभग 0.02% ड्यूट्रियम होता है और ये एकदम मिनिमल अमाउंट होता है इनका, मिनिमल, बहुत रेयर होते हैं ये। ठीक, तो 99.98% क्या होता है? प्रोटियम। प्रोटियम को लिखते किससे हैं? प्रोटियम को हम लिखते हैं 1H। ड्यूट्रियम को किससे लिखते हैं हम? 2H। एटॉमिक नंबर तो 1 सबका होता है ना, आइसोटोप की डिफिनीशन ही है ये कि एटॉमिक नंबर सेम हो 1 1 लेकिन मास अलग हो। तो इसका मास कितना है? 1। एटॉमिक मास कितना है? 1। इसका एटॉमिक मास कितना है? 2। इसका एटॉमिक मास कितना है? 3। लेकिन सबके एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, 1 1 1। इसीलिए ये हाइड्रोजन के क्या है? आइसोटोप्स। ये पानी वगैरह इसी से मिला। जो पानी में H2 होता है वो प्रोटियम ही होता है। इनका यूज़ कहाँ पे होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किस फॉर्म में? हैवी वाटर में। हैवी वाटर मॉडरेटर के तौर पे यूज़ होता है। किसके तौर पे? मॉडरेटर। अभी बताते हैं क्या है। इनका यूज़ बॉम्ब बनाने में, इनका भी यूज़ होता है। इनका यूज़ मेनली होता है हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में। ये क्या होते हैं? 3। इनका एटॉमिक मास कितना होता है? 3। इनका कितना होता है? 2। और सबका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक, समझ रहे हैं? अच्छा, कैसे क्या होता है ये ज़रा बता दूँ। किसका 2 है, किसका 3 है, किसका 1 है। तो जिनका जो 1H1 है, 1H1, उसका मतलब हुआ कि उसके अंदर एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन कितने हैं? 0 है। जो 2H1 है उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 1। न्यूट्रॉन कितने हैं? 1। तभी तो ये 1 और 1 जोड़ के कितने हो रहे हैं? ये 2। यहाँ 0 है और 0 और 1 जोड़ के कितना हो रहा है? 1। अच्छा, 3H1 वाला जो ट्रिटियम है उसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। तभी ये दोनों जुड़ के कितने ऐड हो रहे हैं? 3। हमको पता कैसे है कि प्रोटॉन 1 है? क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है? 1। जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन का नंबर होता है, या जो प्रोटॉन का नंबर होता है वही एटॉमिक नंबर होता है। तो हम देख रहे हैं कि तीनों में प्रोटॉन का नंबर तो सेम है, 1 1 1। इसीलिए उनका एटॉमिक नंबर भी क्या है? 1 1 1। अच्छा, तीनों में न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग है, इसीलिए उनका एटॉमिक मास अलग अलग है। इसीलिए ये क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। इन्हीं का यूज़ हम डिफरेंट तरीके से करते हैं। इसका हम वाटर में, ये वाटर मिला, ये वाटर का मेन फॉर्म है। ये हैवी वाटर है। न्यूक्लियर रिएक्टर में बॉम्ब बनाने में इसका, मेनली हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक, समझ रहे हैं बात को? तो थोड़ा सा जो मैंने बताया हुआ है वो यहाँ पर मैंने लिख रखा है। मैं आपको इससे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, देखिए थोड़ा जूम आउट करते हैं। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम को क्या बोलते हैं? थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब। थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब किस उस पे बेस्ड होते हैं? ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होते हैं। थर्मो न्यूक्लियर और न्यूक्लियर फ्यूजन इज द सेम प्रोसेस दैट पावर्स स्टार। इसी प्रोसेस से तारों को ऊर्जा मिलती है। लाइटर न्यूक्लियाई, जो हल्के न्यूक्लियाई हैं, कंबाइंस टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस, जुड़ करके हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी फिजन से 20 गुना ज़्यादा होती है, जो मैंने आपको पीछे बताया। मेनली जो होते हैं इसमें आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन का यूज़ होता है। और वो 3 आइसोटोप होते हैं उसमें, तो 3 में से किसका यूज़ होता है? ड्यूट्रियम का। किसका यूज़ होता है? ड्यूट्रियम और ट्रिटियम का। ठीक, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम का। एक सेकेंड, थोड़ा सा ये मिस हो जा रहा। अच्छा, थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब या थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस या न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस 2 स्टेज का होता है। पहले स्टेज में न्यूक्लियर फिजन होगा। उस न्यूक्लियर फिजन को हम क्या बनाते हैं? न्यूक्लियर बॉम्ब। उससे जो एनर्जी निकलती है वो हाइड्रोजन को, जो 2 एटम हैं जो पास नहीं आना चाहते हैं, उनको एनर्जी से हम पास लाते हैं। और फिर से हमको ह्यूज अमाउंट में क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। ठीक, ये मेरा शॉर्ट नोट है। आप ऐसे ही, मैं इन्हीं से पढ़ा रहा हूँ। ओके, मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अगले क्या है? मैंने आपको बता आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? 3। 1 2 3। पहला क्या होता है? प्रोटियम। दूसरा क्या होता है? ड्यूट्रियम। और तीसरा क्या होता है? ट्रिटियम। ये ट्रिटियम है, ये ड्यूटेरियम है, और ये क्या है? प्रोटियम है। ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम। प्रोटियम को किससे लिखते हैं? 1H से, 1H से। ड्यूटेरियम को किससे लिखते हैं? 2H से या D से भी लिखते हैं। ट्रिटियम को 3H या T से भी लिखते हैं। इसमें प्रोटॉन कितना होता है? 1। न्यूट्रॉन कितना होता है? 0। इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली 1 होता है। ये 99.8% यही होते हैं। और ये मेनली वाटर के मेन कंपोनेंट होते हैं। कौन? प्रोटियम। ड्यूट्रियम में प्रोटॉन कितना होता है? 1। न्यूट्रॉन कितना होता है? 1। इलेक्ट्रॉन है 1। ये 0.02% ही पाए जाते हैं। ये स्टेबल होते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के तौर पर हैवी वाटर के रूप में यूज़ होते हैं। इनमें प्रोटॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन 2 होता है। ठीक, और इनका यूज़ हम किस में करते हैं? हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में। ओके, आई होप कि समझ में आ रहा है। पहला हाइड्रोजन बम मैंने आपको बताया कि यूएसए ने बनाया। दूसरा हाइड्रोजन बम 1953 में रशिया ने बनाया। इंडिया ने 1998 में एक हाइड्रोजन बम बनाया। बात समझ में आ रहा है? एक जरा ये देखते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको शुरू में बताया था
शुरू में मैंने आपको क्या बताया था कि रिएक्शन जो होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन वो दो तरीके के होते हैं, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। जो अनकंट्रोल्ड होता है वो किस में यूज़ होता है, बॉम्ब में, और जो कंट्रोल्ड होता है वो किस में यूज़ होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो हम जरा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में दो तरीके के रिएक्टर होते हैं, फिजन रिएक्टर और फ्यूजन रिएक्टर। फ्यूजन रिएक्टर में क्या होता है, आपको बताया फ्यूजन होता है, और फिजन में क्या होता है, ब्रेकिंग होता है। एक हैवी न्यूक्लियस दो हल्के न्यूक्लियस में टूट जाता है इसमें, और इसमें एक हल्का न्यूक्लियस जुड़ करके एक भारी न्यूक्लियस बनाता है और एनर्जी निकालता है। अब इन तीनों को जरा बारी बारी से देख लेते हैं। ये जो फिजन रिएक्टर्स होते हैं किस बात पे बेस्ड होते हैं, न्यूक्लियर फिजन पे। इसमें क्या होता है, यूरेनियम 235 होता है, एक न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्व करता है और यूरेनियम 236 में बदल जाता है। यूरेनियम 236 हाईली अनस्टेबल होता है और ये तुरंत अपने आप किस में टूट जाता है, क्रिप्टन में, बेरियम में, और क्या रिलीज होती है, एनर्जी। इसमें हम ज़्यादातर फिजन रिएक्टर में हम ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, मोस्टली यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, यूरेनियम और प्लूटोनियम का। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है और साथ ही साथ न्यूक्लियर रेडिएशन भी निकलता है। इसकी एक गड़बड़ बात यह है इस रिएक्टर्स की जिनसे हम बिजली बनाते हैं कि उसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत ज़्यादा निकलता है। अभी करंट वर्ल्ड में दुनिया की 10% पावर सप्लाई जो है किससे आती है, फिजन रिएक्टर से आती है। ठीक, समझ रहे हैं आप। अब जरा हम फ्यूजन रिएक्टर देख लेते हैं। फ्यूजन रिएक्टर किस बात पे बेस्ड होते हैं, फ्यूजन रिएक्शंस पर। इसमें क्या होता है, दो लाइटर न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन का ये हल्का हल्का न्यूक्लियाई है और जुड़ करके हीलियम का एक भारी न्यूक्लियाई बनाया और क्या रिलीज हुई, एनर्जी। इसमें हम हाइड्रोजन का फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, यूरेनियम और प्लूटोनियम का। अच्छा, यूरेनियम और प्लूटोनियम अर्थ पे बहुत कम अमाउंट में है, लेकिन हाइड्रोजन तो पूरे यूनिवर्स में और अर्थ में भी बहुत ह्यूज अमाउंट में। तो इनकी खास बात यह है कि जो इसमें मटेरियल यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट होता है। ओके, अच्छा, इनसे एनर्जी कैसे निकलती थी, लार्ज अमाउंट, इनसे वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। इनसे रेडियो एक्टिव वेट कम निकलता, बहुत ज़्यादा निकलता था किससे, फिजन रिएक्टर से, लेकिन इनसे क्या होता है, बहुत कम निकलता है। ये 10% पावर करते थे दुनिया को, लेकिन अभी भी ये डेवलपमेंटल स्टेज में। जिस दिन ये डेवलप हो गए, कौन से, फ्यूजन रिएक्टर्स, उस दिन ना सोलर एनर्जी की ज़रूरत है, ना डैम की ज़रूरत है, किसी चीज़ की। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी साइंटिफिक कम्युनिटी में। ठीक, इसी ऑर्डर में थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा हम देख लेते हैं रिएक्टर्स इन इंडिया। इंडिया में इस वक्त 22 रिएक्टर हैं, 22 जगह भट्टियां हैं, न्यूक्लियर भट्टियां हैं जो जल रही हैं। कितने स्टेशन पे, 7 न्यूक्लियर स्टेशन पे, 7 न्यूक्लियर स्टेशन पे 22 भट्टियां हैं जो कि 6780 मेगावाट के बराबर की एनर्जी जनरेट कर रही हैं। ध्यान दीजिए, दो चीज़ ध्यान देना होता है, 22 रिएक्टर हैं, 22 क्या हैं, रिएक्टर हैं, और कितने न्यूक्लियर स्टेशन पे, 7 न्यूक्लियर स्टेशन पे। न्यूक्लियर रिएक्टर 22 हैं, 6780 मेगावाट की एनर्जी जनरेट कर रहे हैं और 7 न्यूक्लियर स्टेशन पर हैं। इसमें से काकरापार जो पावर स्टेशन है गुजरात में है, कलपक्कम मद्रास तमिलनाडु में है, एक तमिलनाडु में कुंडुकुलम है, ये दिख रहा होगा आपको, ये काकरापार है, काकरापार स्टेशन गुजरात में है, कलपक्कम मद्रास में है, उसी तरह कुंडुकुलम भी मद्रास में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, राजस्थान एटॉमिक सेंटर ये राजस्थान में, कैगा वाला कर्नाटक में, के से कैगा, के से कर्नाटक, नरौरा पावर स्टेशन ये बुलंदशहर के पास है, ये वहाँ पर है, यूपी में है। ठीक, और पहला न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया का क्या था, अप्सरा था। पहला क्या था, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया इज अप्सरा। इसको किसने बिल्ड किया था, होमी जहांगीर भाभा ने 1955 में। कहाँ पर बिल्ड हुआ था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये बहुत बड़ा सेंटर है, फिजिक्स का रिसर्च होता है यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स में, वहाँ पर बिल्ड हुआ था। इस न्यूक्लियर रिएक्टर को 2009 में क्या कर दिया गया था, शट डाउन कर दिया था। तो इसको मैं जो ऐसी बेसिक जानकारी है मैं इसको ऐसे ही पढ़ दे रहा हूँ नोट से, और ताकि आप नोट समझ भी सकें और बाद में रिकॉल भी कर सकें। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, ये मार्किंग है, मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक, तो अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन इसका ऑप्शन होगा। ठीक, कंट्रोल्ड होता है तो बिजली बनती है, रिएक्टर्स होते हैं, और अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन होता है तो क्या होता है, एटॉमिक बॉम्ब बनता है, हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है, हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक, क्योंकि फ्यूजन है तो इसलिए क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब बन रहा है। तो पहले का आंसर क्या होगा, बी होगा, और क्या होगा, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा, 11वां क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्या है, 11th, वो 10th था, ये 11th है। ठीक, इसमें कह रहा है श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई, साउंड की जो श्रिलनेस होती है, एक सेकंड, साउंड की जो श्रिलनेस होती है वो किस बात पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, वेवलेंथ ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड की मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर आप पॉज करके बताइए, और मैं आपको आंसर बता रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, आप पॉज करके कोशिश करिए, ऐसे करते रहिए ताकि आपको पता चले कि आपकी बेस लाइन क्या है, कहाँ तक आपको आ रहा है। एक सेकंड, ये ज़रा 10वां लिख दूँ मैं, ये 10वां क्वेश्चन है। ओके, तो क्या कह रहा है, श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई, तो इसका आंसर क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ साउंड। क्या आंसर होगा इसका, वेवलेंथ ऑफ साउंड। ये थोड़ा सा एडिट करने में गड़बड़ हो गया तो हो सकता है आपको साफ ना दिख रहा हो, इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई वेवलेंथ ऑफ साउंड।
ओके, अब क्या होती है श्रिलनेस और क्या होता है वेवलेंथ वगैरह, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। श्रिलनेस को ही क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में? पिच। तो अगर श्रिलनेस हाई है, श्रिलनेस ज़्यादा है, तो पिच भी क्या होगी? ज़्यादा। और श्रिलनेस कब ज़्यादा होगी? जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी क्या होगी? हाई होगी। और पिच को ही हम क्या बोल रहे हैं? श्रिलनेस। पिच और श्रिलनेस एक ही चीज़ है। तो श्रिलनेस कब हाई होगी? श्रिलनेस किस बात पर डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो पिच भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। पिच ज़्यादा है तो इसका मतलब श्रिलनेस भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और एक बात याद रखिए, वेव में जो चीज़ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है वही चीज़ वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगी। वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होती हैं? एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ अगर कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो श्रिलनेस क्या होती है? पिच। श्रिलनेस या पिच किस बात पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी क्या होगी? कम होगी। और अगर कोई चीज़ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है तो किस चीज़ पे भी डिपेंड करेगी? वेवलेंथ पे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेवलेंथ ऑफ साउंड। तो साउंड की जो श्रिलनेस है, साउंड की जो पिच है, वो किस बात पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। अब देखते हैं, थोड़ा सा पिच को बताते हैं। हाई पिच लो पिच क्या होता है, ये समझने वाली बात है। हाई पिच लो पिच। ठीक, लो पिच। तो हाई पिच होती है जैसे सीटी बजती है विसिल, जैसे ये हाई पिच होती है। लो पिच क्या होती है? जैसे ड्रम की आवाज़ होती है, तबले की आवाज़ होती है। हाई पिच क्या होती है? सितार की जो आवाज़ होती है, गिटार की जो आवाज़ होती है, वुमेन्स की बहुत हाई पिच इरिटेटिंग होती है आवाज़, बेबीज़ की। और लो पिच में क्या होती है? मैन की आवाज़ जो होती है। अब ये लो पिच है, ये हाई पिच है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि कभी कभी हाई पिच की आवाज़ इरिटेटिंग क्यों लगती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हाई पिच का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे ज़्यादा है, मतलब एक सेकंड ज़रा करेक्टली बनाया जाए। इसमें क्या हो रहा है? बहुत तेज़ी से वेरिएशन हो रहा है। लो पिच मतलब फ्रीक्वेंसी लो है तो धीरे धीरे वेरिएशन हो रहा है। तो जिस तरीके से ये वेरिएशन होता है तो हमारा ईयर ड्रम जो होता है वो भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेट करता है तो कभी कभी हमको पेन फील होता है, इरिटेशन फील होता है। इसीलिए हाई पिच आवाज़ क्या होती है? इरिटेटिव लगती हैं कभी कभी। ठीक, थोड़ा सा मैं आपको एक मैंने नोट बनाया, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम सुनते कैसे हैं एक्चुअली में। ये भी कभी कभी पूछ सकता है, ये मैं आपको नोट से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो हाउ डू वी हियर, हम सुनते कैसे हैं, हमारे जो कान है वो इंटरप्रेट कैसे करता है साउंड को, वो देखते हैं। तो जो हमारा आउटर ईयर होता है वो पीना बोलते हैं। आउटर ईयर को क्या बोलते हैं? पीना। जो विजिबल पार्ट होता है जिसको हम छू सकते हैं वो क्या बोलते हैं? उसको पीना बोलते हैं। वहाँ से आवाज़ जाती है हमारे ईयर कनाल में। ये कनाल होता है ऐसे, कनाल मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है? कनाल। कनाल से आवाज़ जो है कहाँ जाती है? कनाल से आवाज़ जाती है ईयर ड्रम में। कहाँ से जाती है? ईयर ड्रम में। इसको और एक चीज़ बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आवाज़ ईयर ड्रम वाइब्रेट करती है। इन्हीं से 3 हड्डियाँ लगी होती हैं जिनको हम मिडिल ईयर बोन बोलते हैं। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये वाइब्रेट करता है। और यहाँ से हड्डियाँ 1 2 3, ये 3 हड्डियाँ जुड़ी होती हैं। तो ये वाइब्रेट करता है मेम्ब्रेन, तो ये वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेट करता है और ये वाइब्रेट करता है। 3 बोन्स होती हैं जिनको हम ऑसिकल्स बोन बोलते हैं। ये क्या करती हैं? इस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर देती हैं। जैसे ये इतना छोटा छोटा है तो इसको बड़ा बड़ा एम्पलीफाई करके बना देती हैं। समझ रहे हैं? इसको इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड, इरेज हो गया। तो अच्छा, मिडिल ईयर बोन में जाती है आवाज़, यहाँ से देखिए 3 बोन्स होती हैं, ऑसिकल्स बोन बोलते हैं। वाइब्रेट करके यहाँ से जो ईयर ड्रम से आवाज़ आई उसको क्या कर देती हैं? एम्पलीफाई कर देती हैं। जो पहली हड्डी होती है उसको मेलस बोलते हैं। जो दूसरी हड्डी होती है मिडिल ईयर में उसको इंसेस बोलते हैं। और तीसरी हड्डी बोलती है उसको क्या बोलते हैं? स्टेप्स बोलते हैं। वहाँ इन हड्डियों से आवाज़ एम्पलीफाई होकर एक जगह जाती है कान में जिसका नाम है कोकिला। क्या है? कोक्लिया। कोक्लिया बोलते हैं, कोक्लिया नहीं, कोक्लिया। उसमें एक खास तरीके का फ्लूइड भरा होता है, तरल, जो कि वाइब्रेट करता है। वहाँ वाइब्रेशन से कान में हेयर जैसी सेल्स होती हैं, वो क्या करती है? इस वाइब्रेशन को, कोक्लिया से जो वाइब्रेशन आ रही है, किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये हमारे ब्रेन में जाती हैं। और एक ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको ऑडिटरी कॉर्टेक्स बोलते हैं। वो कॉर्टेक्स क्या करता है? साउंड को इंटरप्रेट करता है। अच्छा, लग रहा होगा कि कितना लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस होता है। एक ही समय पर एक बहुत जल्दी तत्कालिक रूप में ये सुनाई देता है। और हम आवाज़ को सुनते भी हैं, इंटरप्रेट भी करते हैं और समझ भी लेते हैं। ठीक, इस तरीके से हम सुनते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा ये सुनने का हमारा तरीका हो गया। मैं सोचा कि बता दूं, कभी भी पूछ सकता है। उन हड्डियों के नाम पूछ सकते हैं, और इंसेस है, स्टेपल्स है, और एक और नाम है जो आप देखेंगे। थोड़ा सा हम अगर ये देख रहे हैं तो हम ज़रा वेव भी देख लेते हैं कि वेव्स क्या होती हैं। वेव्स, ओके, वेव्स 2 तरीके के होते हैं एक्चुअली।
मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि साउंड वेव्स पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स में सिर्फ एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें कई होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं, जो पानी में तरंगे हैं, वाटर वेव्स, जो साइस्मिक वेव्स हो, जो भूकंप के वक्त जो वेव जनरेट होती हैं, वो सब क्या है, मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स को चलने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, कि बिना मीडियम के नहीं चल पाएंगे। नॉन मैकेनिकल वेव को नो मीडियम, कोई मीडियम नहीं चाहिए। ठीक, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल का मतलब ये होता है कि ये न्यूटन के लॉज को, अल्टीमेटली कहीं भी मैकेनिकल शब्द लिखा हुआ तो वो किस पे बेस्ड है, न्यूटन के लॉज पर। ये नॉन मैकेनिकल लिखा है तो ये न्यूटन के लॉज पे बेस्ड नहीं है। ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनके कई सारे एग्जाम्पल हैं, साउंड वेव, वाटर वेव और साइस्मिक वेव। ठीक, अच्छा, ये हमेशा ट्रांसवर्स होती हैं। ये जो ये नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं हमेशा कैसे होती है, ट्रांसवर्स होती हैं। मतलब इनमें जो ऑसिलेशन होता है, जैसे ऑसिलेशन किधर हो रहा है, इधर इधर इधर, ऑसिलेशन जिस डायरेक्शन में होता है वेव उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलती है। यानी ऑसिलेशन इधर हो रहा था ऊपर नीचे, और वेव किधर चल रही थी, आगे, तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। और वो वेव्स जो कि जैसे ये है, एक वेव चल रही है, ये एक तरीके का वेव है। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पास पास है, यहाँ दूर है, ये पास है, ये दूर है। अच्छा, ये जो वाइब्रेशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, और वेव चल भी किधर रही है, इधर। तो वेव चल भी इधर रही है और वाइब्रेशन भी इधर ही हो रहा है, तो इनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो साउंड वेव्स होती हैं वो मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। साउंड वेव्स क्या होती हैं, मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। मतलब एयर में, वाटर में और सॉलिड में, ये किस फॉर्म में चलती हैं, लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन आपको जरा सा ध्यान रखना होगा, स्पेशल कंडीशंस में साउंड वेव जो होती हैं सॉलिड में ट्रांसवर्स भी चल सकती हैं, ट्रांसवर्स। ये इसका एग्जांपल है, जो एस वेव निकलती है, आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, एस वेव जो सेकेंडरी वेव होती है अर्थक्वेक के टाइम पे, वो साउंड वेव होती है, पर कैसी होती है, ट्रांसवर्स। मतलब ज़्यादातर साउंड वेव्स कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव्स किस में चल सकती हैं, एयर में चल सकती हैं, वाटर में चल सकती हैं, सॉलिड में। एयर और वाटर में ये हमेशा क्या होंगी, लॉन्गिट्यूडनल, ऑलवेज। पर सॉलिड में ज़्यादातर केसेस में तो लॉन्गिट्यूडनल होंगी, लेकिन एक आध रेयर कंडीशंस ऐसी बनती हैं जब वो ट्रांसवर्स भी चलती हैं। लॉन्गिट्यूडनल के साथ साथ सॉलिड में किस तरह के से चलती हैं, ट्रांसवर्स में। तो अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो कि साउंड वेव्स हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, तो नहीं, हमेशा लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती हैं, कभी कभी ट्रांसवर्स हो सकती हैं। ठीक, कभी कभी ट्रांसवर्स हो सकती हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, वो मैं आपको कर देता हूँ, दिखा देता हूँ जरा। वही जो मैंने बताया, ये सुनते कैसे हैं। ठीक, यहाँ देख लेते हैं। ये जरा वेव्स होती हैं, मैकेनिकल होती हैं, नॉन मैकेनिकल होती हैं। मैकेनिकल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ये केवल और केवल क्या होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं। इनको चलने के लिए क्या होता है, मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इनका एक ही और एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आते हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में क्या होता है, मैकेनिकल वेव्स कई टाइप की होती हैं, जैसे मेनी टाइप्स, साउंड वेव्स, वाटर वेव, साइस्मिक वेव, जो PS टाइप की वेव होती हैं, बॉडी वेव होती हैं, सरफेस वेव होती हैं। हम साउंड वेव को देख रहे हैं ना। साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, वाइब्रेशन से। मीडियम के मैटर वाइब्रेट करते हैं, जिससे एनर्जी जनरेट होती है और साउंड वेव ट्रैवल करती है। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है और ट्रांसवर्स भी हो सकती है। ठीक, ट्रांसवर्स कब हो सकती है, जब मीडियम सॉलिड हो, वरना एयर और लिक्विड। अच्छा, एयर और लिक्विड, एक सेकंड में आपको बताऊँ, फ्लूइड क्या होते हैं। फ्लूइड, हम लिक्विड और गैस दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। जब कहीं फ्लूइड की बात हो रही है तो इसका जब कहीं फ्लूइड की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लिक्विड और गैस दोनों को लिया जा रहा है। वो हर वो मैटर का जो स्टेट होता है जो फ्लो कर सकता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड। तो लिक्विड भी फ्लो कर सकता है और गैस भी फ्लो कर सकती है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, फ्लूइड। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है साउंड, वो हमेशा किस में होती है, एयर में, लिक्विड में। लेकिन सॉलिड में भी होती है, लेकिन कभी कभी सॉलिड में क्या हो सकती है, ट्रांसवर्स हो सकती है। यहाँ लिखा है ना, ये समटाइम्स ट्रांसवर्स वेव, जिनको शेयर वेव भी बोलते हैं। अगर साउंड वेव ट्रांसवर्स हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे, शेयर बोलेंगे, शेयर वेव्स बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, सेकेंडरी वेव्स जो हैं अर्थक्वेक के टाइम में, वो क्या होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं। ओके, इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, वाइब्रेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, वाइब्रेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक, तो थोड़ा सा जो वेव्स की बेसिक प्रॉपर्टी उनको मैं आपको बता दूं। जैसे ये वेव है, ये वाइब्रेट कर रही है, ठीक, और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है और वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक, ये दिख रहा है ना आपको,
तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है और इधर जो मिनिमम पॉइंट है उल्टी डायरेक्शन में, इसको मैक्सिमम पॉइंट, ये मिनिमम पॉइंट, ये मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट, इसी तरीके से अल्टरनेट वे में आता। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है इसको बोलते हैं वेव की एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? वेव का एम्पलीट्यूड। ये जो मैक्सिमम हाइट है, इधर जो मैक्सिमम हाइट है, दोनों तरफ बराबर होगी। ये जो मैक्सिमम हाइट है, दिख रहा है? मतलब ये बीच वाली लाइन से जो मैक्सिमम हाइट होती है उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। किसका बोलते हैं? वेव का। अच्छा, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमम हाइट, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमम हाइट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लैम्डा। इन्हीं को क्रेस्ट और ट्रफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट और ट्रफ। तो ये इधर आया है, ये ट्रफ है, ये जो ऊपर है वो क्या है? क्रेस्ट है। तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को, उस वेव की हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और किससे लिखते हैं? लैम्डा से। अच्छा, कितनी बार ये एक सेकंड में ये क्रेस्ट या ट्रफ कितनी बार आया उसको क्या बोलते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। इसको किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में। किस में मेजर करते हैं? ज़रा ये रेस कर दूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में। हर्ट्ज को ठीक ठीक फॉर्म में लिखें तो पर सेकंड। तो पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। एक सेकंड को ही क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। एक अगली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, वेवलेंथ। क्या होती है? ये वेवलेंथ। एक सेकंड, ये है, सॉरी एक सेकंड, कहाँ गया? ये है वेवलेंथ ना। वेवलेंथ इसको किससे लिखते हैं? लैम्डा से। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। ओके, इनकी मेजर किस में होती है? नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में। मैंने लिख रखा है यहाँ पे, एक नैनोमीटर जो होता है, एक नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। मतलब यहाँ से शुरू किया और एक ऑसिलेशन इतने करने में, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, एक वेवलेंथ बन गई, तो इसको क्या बोलते हैं हम? टाइम पीरियड। और किससे लिखते हैं? टी से। थोड़ा सा कुछ बेसिक रिलेशनशिप देख लेते हैं ज़रा। बेसिक रिलेशनशिप क्या है? बेसिक रिलेशनशिप, फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड की। जितना ज़्यादा टाइम पीरियड उतनी कम फ्रीक्वेंसी, और जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम टाइम पीरियड। समझ रहे हैं? जैसे एक सेकंड समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये रेस कर देता हूँ। जैसे अगर ये जल्दी जल्दी हो रहा है, एक सेकंड, ये बहुत तेज़ी, यार ये रेस क्यों हो जाता है? ठीक, ये एक वेव ये है और एक वेव क्या है? तो यहाँ से शुरू हुआ और ये आने में जो टाइम लगा, तो यहाँ टाइम लग रहा है ज़्यादा। अच्छा, यहाँ से शुरू हुआ, ये इतने ही टाइम में पूरा होगा, ये इतने टाइम में पूरा होगा। तो यहाँ पर क्या था? ये ज़्यादा टाइम लगा ना, टी ज़्यादा था। ये टी ज़्यादा था तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ये धीरे धीरे चेंज हो रही है। ऑसिलेशन क्या हो रहा है? धीरे हो रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? टाइम ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है। तो यानी टाइम ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है। यहाँ देखिए, ये छोटा है ना, ये कम है। टी क्या है? डाउन है। तो एफ क्या है? बहुत तेज़ी से ये चेंज हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा है। तो इसीलिए दोनों में कैसा रिलेशन होता है? इन्वर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। दैट इज इफ वेवलेंथ इज, अच्छा ये तब होता है, ये जरा, हाँ ये चीज़ लिखा हुआ, ये तब होल्ड करता है जब वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक होता है कि फ्रीक्वेंसी इज v अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी जो होती है v बटे लैम्डा होती है। v क्या होती है? वेव की वेलोसिटी होती है। तो अगर ये कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए? कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी ना बदले वेव की, तो फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी? लैम्डा के। जब ये कांस्टेंट हो जाता है तो ये इक्वलिटी का साइन हट जाता है और प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आ जाता है। ठीक, तो v का एफ लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तब होगी जब v क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक, इसको इरेज करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और देख लेते हैं। अच्छा, f यानी कि t के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और f किसके? t के तो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ध्यान दीजिए, t के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमेशा होगा। ये डेफिनीशन है, यही वेव की डेफिनीशन होती है कि उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में इन्वर्स रिलेशन होता है। ये वेव की डेफिनीशन है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये तब होगा जब वेव वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। ये जो v है वो क्या हो? ये जो v है वो क्या हो? कांस्टेंट हो। तब f किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा? लैम्डा के। ओके, अच्छा जरा हम वेव की टाइप्स देख लेते हैं। साउंड वेव्स की टाइप्स ऑफ साउंड। ये टाइप्स किसकी हैं? साउंड वेव्स की। ठीक,
तो कुछ साउंड वेव्स ऑडिबल होती हैं, वो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, वो हमारे कानों में सेंसेशन पैदा करती हैं और हमें सुनाई देता है। वो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से नीचे होती है, मतलब इतना धीरे वो वाइब्रेट करती हैं, इतना धीरे धीरे वाइब्रेट करती हैं कि हमारे कानों पे बिल्कुल असर नहीं डालती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक। और वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से नीचे होती है। कुछ वेल है, एलिफेंट है, पिजन्स है, कुछ जो मगरमच्छ होते हैं वो सुन सकते हैं किसको? इंफ्रासोनिक को। उसी तरीके से कुछ आवाज़ें कैसी होती हैं? कुछ आवाज़ें कैसी होती हैं? अल्ट्रासोनिक। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। इनकी कम होती थी। इंफ्रा मतलब कम, इंफ्रा मतलब कम, और अल्ट्रा मतलब ज़्यादा। तो इनकी 20,000 हर्ट्ज से कम, इस 20,000 हर्ट्ज से कम, और इनकी अल्ट्रासोनिक की 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। इनकी कम, इनकी ज़्यादा। तो ये दोनों हमें सुनाई नहीं देती, ना हमें इंफ्रासोनिक सुनाई देती है, ना हमें अल्ट्रासोनिक सुनाई देती है। अल्ट्रासोनिक का यूज़ कौन से जानवर करते हैं? बैट करते हैं, वेल करते हैं, डॉल्फिन करते हैं, माइस करते हैं। अच्छा, आपको देखा होगा कि जब यहाँ आपको दिख नहीं रहा है शायद, जब अर्थक्वेक आता है, ये हल्का सा दिख रहा होगा, ये अर्थक्वेक आता है तो इंफ्रासोनिक वेव जनरेट होती हैं। कैसी वेव जनरेट होती है? इंफ्रासोनिक। तो कुछ जानवर जो हैं, सांप वगैरह, मगरमच्छ, एलिफेंट, ये घबराने लगते हैं, वेल्स भागने लगते हैं, क्योंकि उनको वो सुनाई देती है। ऐसा ये प्रेडिक्शन है हमारा। ओके। अच्छा, इन वेव्स का यूज़ कहाँ होता है? इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। हम सुनने वाली वेव्स का तो जान ही रहे हैं ना आप। मैं जो वेव जनरेट हो रही है वो जो आप सुन पा रहे हैं मुझे, इसलिए क्योंकि जो मेरी बोलने की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। अगर इससे कम हो या इससे ज़्यादा हो तो आप नहीं सुन पाएंगे। कहाँ यूज़ होता है? डॉग विसल, कुत्ते को बजाने वाली सीटी है, इसको गैल्टन विसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्टन विसल। ये ऐसी होती है कि सिर्फ कुत्तों को सुनाई देती है, हमें नहीं सुनाई देती, तो हमें डिस्टर्बेंस भी नहीं होता और कुत्तों को सुनाई भी देती, डॉग्स को। अच्छा, कुछ वेव क्या होती हैं? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या होती हैं? वो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, तो क्या होती हैं? अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासाउंड तो टेक्निक है, लेकिन जो वेव यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। इनका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? हम इनका यूज़ साउंड नेविगेशन, सोनार में करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में। इनका हम यूज़ कहाँ करते हैं? इन्हीं अल्ट्रासोनिक वेव का। और कहाँ यूज़ करते हैं? इको टेस्ट। इको टेस्ट में हम क्या करते हैं? इमेज बनाते हैं किसका? हार्ट का। ध्यान, आपको दिख नहीं रहा होगा पर मैं पढ़ दे रहा हूँ। इको टेस्ट होता है जिसका पूरा नाम होता है इको कार्डियोग्राफी टेस्ट। इससे हम, अच्छा, कहीं पे भी कार्डियो आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? हार्ट। कार्डियो आ जाए तो क्या मतलब होता है? हार्ट। ग्राफी मतलब आ जाए तो उसका इमेज बनाया जा रहा है। और इको आ जा रहा है तो इको होता है ना, आवाज़ में इको होती है, उस मेथड का यूज़ करके कार्डियो, हार्ट का ग्राफी हम पिक्चर बना रहे हैं। तो इमेज ऑफ हार्ट हम किस वेव का यूज़ करते हैं? अल्ट्रासोनिक का। किडनी स्टोन होती है ना, तो उसमें भी हम किस वेव का यूज़ करते हैं? अल्ट्रासोनिक का। सोनार में भी हम, सोनार से हम क्या करते हैं? सोनार एक डिवाइस होता है जिससे हम पानी में दूरी का अंदाज़ा लगाते हैं। ओके, तो ये आपको बताया। आप एक बार दोबारा से पढ़ेंगे आप। एक सेकंड, इसको जूम आउट करते हैं। ये लिखा है, ठीक, यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, ये थोड़ा सा आपको बताया। अच्छा, थोड़ा सा और एक आध चीज़ें और रह गई हैं, मैं बता दे रहा हूँ। साउंड की इंटेंसिटी होती है, जो साउंड पावर कैरी करता है अपने साथ, उसी को साउंड की क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक, साउंड जो पावर कैरी करता है उसी को क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? वॉट पर मीटर स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं बेल। वॉट पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं? बेल। एक सेकंड, ये गलत लिख दिया। वॉट पर मीटर स्क्वायर को बेल बोलते हैं। वॉट पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? साउंड की इंटेंसिटी की। तो बेल भी किसकी यूनिट है? साउंड की इंटेंसिटी की। इसी के 1/10 को, अगर बेल को 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो यूनिट आती है हम उसको बोलते हैं डेसिबल, डीबी। और आपने सुना होगा ना, 80 डेसिबल से ज़्यादा हमारे कान को जो है नुकसान कर सकती है। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि इस रेंज से इस रेंज की आवाज़ किससे निकली। जैसे आपको दे देगा कि 100 डेसिबल है, तो आपको बताएगा कि ये जेट से निकली है कि कार से निकली है, तो आपको गेस करना होता है। तो बेल का ही जो 10वां हिस्सा होता है वो क्या होता है? डेसिबल। और बेल किसकी यूनिट होती है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड की। इसकी एसआई वॉट पर मीटर स्क्वायर रियल यूनिट होती है, उसी को शॉर्ट में किस में लिखते हैं? हम बेल में। उसी का 1/10वां हिस्सा, 1/10वां हिस्सा क्या होता है? डेसिबल। तो ये हम इससे क्या मेजर करते हैं? लाउडनेस। क्या मेजर करते हैं? लाउडनेस। तो साउंड की इंटेंसिटी और लाउडनेस एक ही चीज़ है। साउंड की इंटेंसिटी और लाउडनेस, जो हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो वो हम क्या बढ़ाते हैं? साउंड की इंटेंसिटी। साउंड की इंटेंसिटी या क्या बढ़ाते हैं? लाउडनेस। और किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में। डेसिबल क्या होता है? बेल का 1/10वां हिस्सा होता है। बेल क्या होता है? वॉट पर मीटर स्क्वायर।
कितनी ऊर्जा 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़े एरिया में साउंड कितनी वाट की एनर्जी जनरेट कर सकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, साउंड की इंटेंसिटी या क्या बोलते हैं, लाउडनेस। ठीक, एक और कंसेप्ट देख लेते हैं जरा हम, एक और हम कंसेप्ट देख लेते हैं, एको। किस चीज़ का कंसेप्ट देख लेते हैं हम दोस्तों, एक सेकंड, ये क्या हो गया। ठीक, हम कंसेप्ट देख लेते हैं, एको। एको क्या होता है, साउंड यहाँ से जाए, सोर्स है ये, और यहाँ से किसी वॉल से, किसी वॉल ही समझ लिए, वॉल से वापस आ जाए, तो वापस हमारे कानों को सुनाई दे, तो हम क्या बोलते हैं, एको। एको होने, अच्छा, एको हमारे दिमाग में 0.1 सेकंड के इंटरवल पर आता है। तो अगर यहाँ वेव गई और यहाँ आने में अगर 0.1 सेकंड से कम लगा, यहाँ से वेव गई, हमने बोला यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और वापस हमारे कान पे पड़ी, अगर ये टाइम 1 सेकंड से कम हुआ तो हमको एको सुनाई नहीं देगा। तो एको सुनाई देने के लिए ये पूरा टाइमिंग जो होनी चाहिए 0.1 सेकंड होनी चाहिए। तो अगर हम साउंड की वेलोसिटी देख लें जो वाटर में होती, एयर में 331 मीटर पर सेकंड होती है, तो अगर हम ये देखें और ये टाइम ले लें तो एको जनरेट होने के लिए एटलीस्ट 16.5 मीटर डिस्टेंस की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। अगर इससे कम हुआ तो कोई एको जनरेट नहीं होगा। एक और कंसेप्ट है हमारे पास, मार्क नंबर। किस चीज़ का कंसेप्ट है हमारे पास, मार्क नंबर। ये जो रेशियो होता है, मार्क नंबर क्या होता है, आपने सुना होगा ना कि कोई जहाज 5 मार्क से चल रहा है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, हाइपरसोनिक है, 5 मार्क से ज़्यादा चलती है। वो क्या होता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, अगर उसको हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से डिवाइड कर दें तो जो चीज़ निकल के आती है वो क्या होती है, मार्क नंबर। तो कोई चीज़ अगर मार्क 1 है, जैसे मार्क 1 है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड और साउंड की स्पीड क्या है, बराबर है। कोई मार्क 2 है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो 2 टाइम्स है साउंड की स्पीड से, साउंड की स्पीड से क्या है, 2 टाइम्स है। ठीक, उसी तरीके से अगर जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, उसकी स्पीड क्या होती है, मार्क 5 से अबव होती है, यानी वो 5 टाइम्स है किसकी, साउंड की स्पीड से एयर में। ठीक, तो यहाँ भी ये कुछ चीज़ें हो गई। इसमें मैं आपको बता दूँ ज़रा, अगर कोई चीज़ सब सोनिक है, यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ सब सोनिक, सब मतलब होता है बिलो, तो अगर वो साउंड की स्पीड से कम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सब सोनिक। हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट, हम मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को उनकी चलने वाली स्पीड पे डिफाइन करते हैं। तो वो मिसाइल जो साउंड की स्पीड से कम चलती हैं उनको सब सोनिक मिसाइल बोलते हैं। वो मिसाइल जो साउंड की स्पीड से 1 से 5 गुना चलती हैं स्पीड से, तो उनको हम सुपर सोनिक बोलते हैं। और जो 5 गुने से ज़्यादा तेज चलती हैं वो हाइपरसोनिक होती है, जैसे ब्रह्मोस 2। ठीक, समझ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन आप पढ़िए जरा, अगला क्वेश्चन आप, ठीक, ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज वेव्स आर, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ अपने। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये होगा 12, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12, 11 कर लिया, 12। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज वेव्स आर यूज टू नो द ग्रोथ ऑफ फीटस इन द वूम, जो भ्रूण होता है वूम में, उनकी ग्रोथ जानने के लिए हम कौन से वेव की यूज़ करते हैं, तो हम कौन से वेव की यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स की यूज़ करते हैं। ठीक, अब अल्ट्रासोनिक क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक, तो फीटस की ग्रोथ को पता करने के लिए किस वेव का यूज़ किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। मैंने यहाँ थोड़ा सा जल्दी करने के लिए मैं सिर्फ इसको रीड कर देता हूँ, सिर्फ इसमें जी के समझना है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ जी के जानना है आपको। जो अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं उसको हम बोलते क्या है, सोनोग्राफी। क्या बोलते हैं, सोनोग्राफी। जो अल्ट्रासाउंड हम करा रहे हैं, एक सेकंड जरा कलर चेंज करके देखा जाए तो, एक सेकंड, जो अल्ट्रासाउंड हम करा रहे हैं, सॉरी एक सेकंड, कोई और कलर का हो सकता है ये, नहीं, चलिए ये देखते हैं। ठीक, जो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जो कभी हम, आपने से कोई आपके घर में करा होगा, आपने करा होगा, किडनी में स्टोन हो, तो जो डिवाइस करती है अल्ट्रासाउंड, उसको हम क्या बोलते हैं, जो मेथड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोनोग्राफी।
तो हमको यही देखना है सोनोग्राफी काम कैसे करती है, सोनोग्राफी क्या करती है, काम कैसे करती है। तो ये क्या करती है, बॉडी का इमेज बनाती है, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स का, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर का क्या करती है, इमेज बनाती है। इसमें क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स जो 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा उनको एमिट करते हैं। एको बनता है, आपको बताया था ना, एको क्या होता है, यहाँ से गया, यहाँ से वेव गई और फिर वापस आई कान में पड़ी, तो क्या होता है, एको होता है। ठीक, तो एको फॉर्मेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, बॉडी की इमेज बनाते हैं इंटरनल पार्ट्स की। एको फॉर्मेशन कैसे होता है, जो कि बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, जो अलग अलग टिश्यूज़ हैं बॉडी के, वो क्या करते हैं, अलग अलग एको फॉर्म करते हैं, उसी से हम क्या बनते हैं, इमेज बनता है, और उसी इमेज को डिकोड करके हम क्या बना लेते हैं, इमेज बना लेते हैं। अच्छा, अल्ट्रासाउंड, ये जो सोनोग्राफी होती है, इसमें खास बात ये होती है, हम आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं यूज़ करते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन वो रेडिएशन जो कि सेल्स में या एटम्स में, सेल एटम से ही तो मिलकर बने होते हैं, एटम से इलेक्ट्रॉन एमिट करा दे, इतनी एनर्जी हो कि इलेक्ट्रॉन ही एमिट कर जाए, तो उनको क्या बोलते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन। तो ये आयनाइजिंग रेडिएशन बहुत हार्मफुल होता है, कभी कभी कैंसर भी कर सकता है। तो सोनोग्राफी की खास बात ये होती है, सोनोग्राफी की खास बात ये होती है कि ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सरेज, जो कि क्या होते हैं, आयनाइजिंग होते हैं, नॉन इन्वेजिव होता है, इस चीरा फाड़ा नहीं कर लगाना पड़ता है। इससे हम करते क्या है, जो भ्रूण है उसकी ग्रोथ को पता करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ कम्प्लीटली बैन इन इंडिया, ये करना नहीं है। क्या होता है, लोग बेटियों की चाहत में सेक्स डिटरमाइन कर लेते हैं, फिर उस भ्रूण की हत्या कर देते हैं, ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो जो एक्ट होता है वो PCPNDT 1994 का एक्ट है। इसको बोलते हैं प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, यानी कि कंसेप्शन से पहले और बच्चे बनने से पहले जो आप डायग्नोस्टिक टेक्निक जो होती हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा है। ये इसमें कुछ टेक्निक बहुत क्या बोलती हैं, ये टेक्निक पूरी हार्मफुल नहीं है। इससे हम अगर बच्चे को कोई जेनेटिक रोग है, हार्ट डिफॉर्मिटी है, तो हम पहले से पता कर लेते हैं। तो लेकिन उसी टेक्निक से हम क्या पता कर लेते हैं, कुछ लोग जो गड़बड़ लोग हैं वो क्या करते हैं, सेक्स डिटरमाइन करके हम वो फुटिसाइड करा देते हैं, भ्रूण की हत्या करा देते हैं, तो ये गड़बड़ है। ठीक, तो ये एक्ट PCPNDT एक्ट 1994 बैन करता है किस चीज़ को, अगर डॉक्टर को पता भी चल गया है सेक्स बच्चे का, भ्रूण का, तो आपको डिस्क्लोज नहीं करना, जो डिस्क्लोज करेगा तो उसको पनिशमेंट है, जेल वगैरह। एक चीज़ और देख लेते हैं, ये क्या है, अल्ट्रा, जैसे सोनोग्राफी में हम किस वेव का यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव का। क्यों, क्योंकि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है ना, इसीलिए अल्ट्रासाउंड होती है। हम जरा अदर यूजेस देख लेते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स का, किस में यूज़ होता है, सोनोग्राफी में यूज़ होता है। सोनोग्राफी यहाँ आपको बताया, एकोकार्डियोग्राफी पीछे बताया आपने, जिसमें हम हार्ट का इमेज टेस्ट करते हैं। ब्रेस्ट में अल्ट्रासाउंड में कैंसर वगैरह डिटेक्ट करने के लिए, किडनी स्टोन को ब्रेक करने के लिए, कैंसर टिश्यूज़ को ब्रेक करने के लिए। अब कैसे किडनी स्टोन ब्रेक होता है, क्या होता है कि ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करती हैं। तो जो किडनी का स्टोन होता है उसमें कंप्रेक्शन और ये होता है, तो फैलेंगे सिकुड़ेंगे, वो वेव अपनी फ्रीक्वेंसी से क्या करती हैं, उसको ऑसिलेट कराती हैं, जिससे स्टोन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक, तो हम किडनी स्टोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कैंसर टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अच्छा, जैसे अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, उसी तरीके से इंफ्रासोनिक वेव भी होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से कम होती है। तो इनसे हम साइस्मिक एक्टिविटीज़ का, जो भूकंप की गतिविधियाँ हैं, उनका हम पता लगाते हैं। एनिमल कम्युनिकेशन में और वेदर मॉनिटरिंग में हम इंफ्रासोनिक का, अल्ट्रासोनिक का वेव्स का या अल्ट्रासाउंड वेव्स का किस में हम यूज़ करते हैं, सोनोग्राफी में, इकोकार्डियोग्राफी में, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड में, किडनी स्टोन को तोड़ने में, कैंसर टिश्यूज़ में। उसी तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं, किनका, इंफ्रासोनिक का। ठीक, अच्छा, एक जीके के पर्पज़ से भी मैंने यहाँ एक नोट लगा दिया, ये पढ़ लीजिएगा। अदर मेडिकल डायग्नोसिस मेथड, जैसे अल्ट्रासाउंड होता है ना, उसी तरीके से एक्सरे होता है। एक्सरे में हम किसका यूज़ करते हैं, एक्सरे में हम सॉफ्ट एक्सरेज का यूज़ करते हैं, वो एक्सरे जिनकी वेवलेंथ 10 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होती हैं, ये उतने आयनाइजिंग नहीं होते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं हम, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, 3 शब्द है ना, तो इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक लिखा है। रेजोनेंस हम रेडियो वेव से कराते हैं, किससे कराते हैं, रेडियो वेव से। तो MRI से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स का हम इमेज निकालते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, CT स्कैन या कैट स्कैन बोलते हैं, कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी, CAT, कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी, या CT स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। CT स्कैन और कैट स्कैन एक ही है, याद रखिएगा। इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, एक्सरेज में। एक्सरेज में तो हम एक्सरेज का यूज़ करते हैं, लेकिन CT स्कैन या कैट स्कैन में भी हम किसका यूज़ करते हैं, एक्सरेज का। एक्सरेज में तो हम एक्सरेज का यूज़ करते हैं, या नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन CT स्कैन या जिसको कैट स्कैन भी बोलते हैं, उसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, एक्सरेज का। एक होता है PET स्कैन, जैसे इसमें एक्सरेज यूज़ करते हैं, एक्सरेज हाई एनर्जी के जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें उसी तरीके से हम उनके एंटी पार्टिकल का यूज़ करते हैं, जिनको हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं, किसमें, PET में।
इसमें हम कैंसर का, ब्रेन में डिसऑर्डर का, अल्जाइमर्स का जो भूलने वाली बीमारी होती है, पीटी स्कैन में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है, ये याद रखना है आपको। किसका यूज़ किया जाता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। इसमें किसका यूज़ किया जाता है? कैट स्कैन में एक्सरेज का। एमआरआई में किसका यूज़ किया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड का और रेडियो वेव्स का। एक्सरेज में किसका यूज़ किया जाता है? सॉफ्ट एक्सरेज का। एक्सरेज दो तरीके से होती हैं, हार्ड एक्सरेज, हार्ड होती हैं, और सॉफ्ट होती है वो जिनकी फ्रीक्वेंसी 10 एंगस्ट्रॉम से नीचे होती है, और वो जिनकी फ्रीक्वेंसी 10 एंगस्ट्रॉम से ऊपर होते हैं। जिनकी ऊपर होती है उनको सॉफ्ट एक्सरे, वो उतना आयनाइजिंग नहीं होते हैं, आयनाइजिंग नहीं होते। लेकिन ये हाई, ये तो एकदम जला देंगे, तो इनका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा नोट कर दिया है आपको, पढ़ने में आसानी होगी और थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट होगा। ओके, मुझे ये लग रहा है। तो इसका आंसर होगा अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्या क्वेश्चन था, जरा मैं एक बार फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर यूज टू नो द ग्रोथ ऑफ द फीटस इन द वूम्ब। तो कौन सी वेव होती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये भी इरेज कर दिया एक सेकंड, ये 12वां क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप चाहें तो, ये मेरे नोट्स हैं और ये। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये 13वां क्वेश्चन होगा। कौन सा क्वेश्चन होगा? 13वां। ये 13वां क्वेश्चन होगा। ये कह रहा है कि a person is standing in front of a mirror, finds his image larger than himself. This implies that mirror is, कौन सा मिरर है? एक पर्सन खड़ा है मिरर के सामने और अपनी इमेज अपने से बड़ा पा रहा है, तो कैसा वो मिरर होगा? कॉनकेव मिरर होगा। कॉनकेव, ये आंसर दिया हुआ है। कैसा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर है। जरा ये मैंने आपको पीछे करा रखा है, मैं वो करा के दिखाता हूँ। आपको बताया था कॉनकेव मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक, तो एक कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। कॉनकेव क्यों? क्योंकि इधर पॉलिश किया हुआ है और इधर लाइट पड़ेगी। जिधर पॉलिश नहीं किया होता लाइट उधर पड़ती, तो इधर बन क्या रहा है? केव बन रहा है, तो इसीलिए क्या है? कॉनकेव। और इस बार बाहर किया था, इस बार अंदर हमने क्या कर दिया? मेटल की पॉलिश। आपको बताया था कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम या सिल्वर, सिल्वर सबसे बेस्ट होता है जो 95% को रिफ्लेक्ट कर देता है, एल्यूमिनियम 90% को। इनकी 10 नैनोमीटर की क्या होती है? कोटिंग की रहती है। ये इस साइड, इधर इधर इस साइड कोटिंग की रहती है मेटल की। जरा एक बार फिर से इरेज करके, कॉनकेव कॉन्वेक्स आपको बता रहा हूँ। तो ये कॉनकेव है, इधर क्या हुई है? एल्यूमिनियम या सिल्वर की कोटिंग है। ये कॉन्वेक्स है क्योंकि अंदर कोटिंग है। इधर लाइट पड़ रही है, इधर केव बन रहा है, तो केव बन रहा है तो कौन सा मिरर हो गया? ये कॉनकेव मिरर। और केव नहीं बन रहा है तो कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। जब भी मिरर हो, जब भी मिरर हो तो क्या हो रहा होगा? फिनोमिना रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा होगा? रिफ्लेक्शन। जब भी लेंस हो, पीछे आपको बताया है, जब भी लेंस हो तो क्या फिनोमिना यूज हो रहा होगा? रिफ्रैक्शन। या अगर रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो जो डिवाइस लगी होगी क्या होगी? मिरर। अगर रिफ्रैक्शन हो रहा हो तो डिवाइस क्या लगी होगी? लेंस। अगर केव बन रहा है जिधर लाइट पड़ रही है मिरर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव। अगर केव नहीं बन रहा हो तो क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। आपको पीछे बताया था, मैं दिखा रहा हूँ आपको, आपको पीछे, एक सेकेंड, वेयर आर यू, ये देखिए, ये है ना, एक सेकेंड, ये, इसमें पहले कॉन्वेक्स मिरर देख लीजिए। ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगा हमेशा छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली, दो ही केस होते हैं और दोनों में क्या बनेंगे? छोटे बनेंगे। वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल इमेज जो, जिसको हम किसी पेपर पे, किसी पर्दे पे ऑब्टेन ना कर सकेंगे। इरेक्ट मतलब सीधा। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होगा हमेशा क्या बनाएगा? छोटा बनाएगा। तो क्वेश्चन में तो वो बड़ा पूछ रहा था, तो कॉन्वेक्स मिरर तो हो ही नहीं सकता। कनकेव मिरर देखते हैं, तो कन्वेक्टिव मिरर ही होगा। अगर कॉन्वेक्स नहीं हो सकता तो क्या होगा? कनकेव मिरर। तो हम देखते हैं कनकेव मिरर क्या होता है। कनकेव मिरर कई कई, जैसे ये पोजीशन में छोटा बना है, जब फोकस पे रखा, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो वो इमेज कैसा बना रहा है? बहुत छोटा, पॉइंट साइज का। जब इन्फिनिटी से थोड़ा आगे लाया गया, सी पर लाया गया, तो कैसा बना रहा है? बड़ा बना रहा है, उससे बड़ा बना रहा है पीछे वाले से। जब सी पर ही रख दिया तो जितने साइज़ का इमेज है उतने ही साइज़ का, जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट है उतने साइज़ का इमेज भी है। सी एफ के बीच में रख दिया तो और बड़ा हो गया। एफ पे रख दिया मतलब यहाँ रखा तो एकदम छोटा बन रहा है ये, और पास लाए तो थोड़ा बड़ा हुआ। एकदम सी पर रख दिया तो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के बराबर हो गया। सी से और अंदर लेकर आए तो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनने लगा, तो क्या हो गया? इनलार्ज हो गया। एफ पर रख दिया, एफ पर, तो यहाँ इन्फिनिटी पे बना और हाईली इनलार्ज हुआ। एफ और पी के बीच में रख दिया, एफ और ये पी है ना, पोल और एफ के बीच में रख दिया तो पीछे बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है और बहुत बड़ा बन रहा है। तो यानी कि कन्वेक्स मिरर तो हर समय पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाएगा, पॉइंट साइज़ की इमेज बनाएगा, लेकिन कनकेव मिरर पॉइंट साइज़ की बना सकता है, बड़ी भी बना सकता है, छोटी भी बना सकता है और बहुत बड़ी भी बना सकता है और ठीक ठाक बड़ी भी बना सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको कराया था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये।
इस क्वेश्चन का इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा कॉनकेव, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर तो लार्जर कभी बनाता ही नहीं है, तो प्लेन मिरर भी कभी नहीं लार्जर बनाता। प्लेन क्या करता है, जितने साइज इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज क्या होती है, बराबर होती है। प्लेन मिरर में इमेज और ऑब्जेक्ट की क्या होती है, बराबर होती है। कॉनकेव में बराबर भी हो सकती है और सर्टेन केसेस में बड़ी भी हो सकती है और सर्टेन केसेस में छोटी भी हो सकती है। कॉन्वेक्स में क्या होगी, हमेशा छोटी होगी, ऑलवेज डिमिनिश्ड। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। ओके, समझा दिया आपको ना। तो देखिए आप पीछे क्वेश्चन किए रहेंगे तो ये अब करने में आसानी हो जाएगी। आप पुराना वीडियो देख करके इसको समझ सकते हैं, बहुत डिटेल समझाया हुआ है। ओके, तो ये हो गया। अब मैं सोचा था समझाऊंगा लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वो 13 था मेरे ख्याल से, ये 14 होगा। वो क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 13 था ना, तो ये क्या होगा 14। एक सेकंड, विच टाइप ऑफ, इस बार लेंस पूछा है। लेंस आपको नहीं पढ़ाया लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। लेंस हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले 3rd या 4th वीडियो में। हम लेंस को, हम मिरर डिटेल में पढ़ लिया, अब हम किसको पढ़ेंगे, लेंस को। लेकिन इसको बस ये बेसिक जानकारी से भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, बनाने की कोशिश करते हैं। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास में किस टाइप के लेंस का यूज़ होता है, तो प्लेनो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर या कॉनकेव लेंस। किस चीज़ का यूज़ होता है, यहाँ लेंस होगा। एक सेकेंड, यहाँ क्या होगा, किस चीज़ का यूज़ होगा आपको बताना। तो मैंने आपको, अच्छा मैंने बताया था आपको कि कॉनकेव मिरर, अभी हमने क्वेश्चन किया है कि कॉनकेव मिरर डिमिनिश्ड भी बना सकता है, डिमिनिश्ड भी बना मतलब पॉइंट साइज भी बना सकता है। पॉइंट साइज से थोड़ा बड़ा, एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज बना सकता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना सकता है। तो ऑब्जेक्ट से बड़ा बना सकता है तो इसका मतलब कॉनकेव मिरर किसकी तरह काम कर सकता है, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। तो आपको एक बात याद रखनी है, जो काम कॉनकेव मिरर करेगा, कॉनकेव, हमने पीछे देखा ना, कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, पॉइंट साइज का भी बना सकता है, डिमिनिश्ड भी बना सकता है, ऑब्जेक्ट के साइज का भी इमेज बना सकता है और ऑब्जेक्ट से बड़ा भी इमेज बना सकता है। कौन कर सकता है, ये कॉनकेव मिरर। तो आप ध्यान रखिए, मिरर का याद कर लीजिए, लेंस का उसका उल्टा हो जाएगा। अगर कॉनकेव मिरर लार्ज इमेज बना सकता है और कॉन्वेक्स मिरर नहीं बना सकता है तो लेंस में उल्टा हो जाएगा। लेंस में, मिरर में क्या हो रहा है, कॉनकेव मिरर बना रहा है कैसा है, लार्ज। कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, लार्ज इमेज बना रहा है, मैग्नीफाई कर रहा है। तो लेंस की बात होगी तो कौन सा लेंस हो जाएगा, वो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, जो काम कॉनकेव मिरर करेगा उसी से मिलता जुलता काम कौन करेगा, कॉन्वेक्स लेंस करेगा। जो काम कॉनकेव मिरर करेगा, कॉन्वेक्स मिरर, वही काम लेंस में उल्टा हो जाएगा, वो काम कॉनकेव लेंस करेगा। ठीक है, एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस एक जैसा बिहेव करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस एक जैसा बिहेव करते हैं, कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर लेंस क्या करते हैं, एक जैसा। तो अगर कॉनकेव मिरर मैग्नीफाई कर सकता है तो लेंस में कौन मैग्नीफाई कर सकता है उसको, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, थोड़ा सा लेंस आपको बना के दिखा देता हूँ। मिरर आपको बताया था ना, मिरर से ही लेंस समझते हैं। जैसे ये है, केव बन रहा है, लाइट इधर पड़ रही, इधर केव बन रहा है, इधर पॉलिश किया हुआ है, तो ये कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर किससे मिलता जुलता होता है, कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक, कॉनकेव मिरर में लाइट यहाँ पड़ी, यहाँ आई, यहाँ पड़ी, यहाँ लौट गई, यहाँ लाइट गई, यहाँ एक जगह फोकस होती है। तो इसीलिए कॉनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। तो अगर कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, एक बना के दिखाता हूँ। ये है कॉनकेव लेंस, ये है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स इसलिए है क्योंकि लाइट इधर पड़ रही है और लेंस में दोनों साइड से लाइट पड़ सकती है। अच्छा, इधर पड़ रही है तो इधर भी केव नहीं बन रहा, इधर पड़ रही है तो इधर भी केव नहीं बन रहा। तो केव नहीं बनता है तो वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। इसीलिए क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, यहाँ लाइट पड़ी और इस साइड रिफ्रैक्शन हुआ। मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन, लेकिन लेंस जैसे लग गया वो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ लाइट पड़ी, रिफ्रैक्ट होकर यहाँ चली गई। हमने रिफ्लेक्शन के लॉ तो देख लिए थे, रिफ्रैक्शन के नहीं देखे थे। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, एक जगह कन्वर्ज कर रहा है, तो इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक, तो कॉनकेव मिरर मैग्नीफाई कर सकता है, तो इसीलिए कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, मैग्नीफाई करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू मैग्नीफाइंग, कन्वेक्स लेंस। ठीक,
मैंने थोड़ा सा यूजेस बता दे रखे हैं। देखिए क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इससे जल्दी हो रहा है, यहाँ समझा भी रहा हूँ और थोड़ा सा मैंने अपने खुद के नोट्स जो मैं इनसे मैं पढ़ता हूँ वो मैंने आपको दे रखे हैं, ठीक। और थोड़ा आप डिमांड करेंगे तो मैं डिटेल नोट भी प्रोवाइड कराऊंगा, पर चूंकि क्या कि मुझे भी पढ़ना होता है, टाइम भी नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा, क्योंकि हम आपको वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट हम बिल्कुल एक तरीके से सर्विस की तरह पढ़ा रहे हैं। आप जुड़िए, आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब भी हमारे लिए सब कुछ है। थोड़ा सा आप अगर मोटिवेशन करेंगे तो हम और बेटर करने की कोशिश करेंगे। ओके, यूजेस, कन्वेक्स लेंस के क्या यूजेस हैं, एक सेकेंड। इधर हमने देखा है कि कन्वेक्स लेंस और इधर क्या देखा है, कनकेव लेंस। हमने मिरर के देख लिए हैं यूजेस कि हम टॉर्च में यूज़ करते हैं, बैटरी के व्हीकल के हेडलाइट में यूज़ करते हैं, शेविंग मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम लेंस के यूज़ देख लेते हैं ज़रा, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक सेकेंड, इधर हमने कन्वेक्स लेंस लिया, इधर क्या लिया, कॉनकेव लेंस लिया। ओके, तो कन्वेक्स लेंस का यूज़ हमने अभी देखा मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे करते हैं। कैमरा में जो लेंस लगा होता है फोकस करने के लिए, वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया होता है हमारी आंख फार साइटेडनेस हो जाती है। जब फार साइटेडनेस हो जाए तो हमको नियर ऑब्जेक्ट विजुअल नहीं होता। अभी मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। कन्वेक्स लेंस का यूज़ हम दूर निकट दृष्टि दोष, जो फार साइटेडनेस मतलब नियर के ऑब्जेक्ट हमको जब नहीं दिखते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस। जब नियर का ना दिखे तो हम उसको बोलते हैं फार, और फार को क्या बोलते हैं, हाइपर। फार हाइपर ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब एक सेकेंड, ये क्या हो गया, एक सेकेंड प्लीज़। फार साइटेडनेस, साइटेडनेस, ठीक। फार साइटेडनेस, फार लिखा है ना, तो इतना तो हम समझ सकते हैं कि हमको नियर का नहीं दिखाई देगा। तो फार साइटेडनेस मतलब होता है नियर का ना दिखना। अच्छा, अब फार साइटेडनेस को हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपर मेट्रोपिया। अब याद कैसे रखेंगे, ये तो हम याद रख सकते हैं कि फार साइटेडनेस में हमको नियर का नहीं दिखता, लेकिन अगर फार साइटेडनेस को हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं कि या क्या बोलते हैं, यहाँ मैंने ये मायोपिया बोलते हैं, वो नहीं लिखा मैंने वहाँ, वो भी मैं लिख दूंगा आपके लिए। तो फार साइटेडनेस को हाइपरमेट्रोपिया कैसे याद रखेंगे, फार है यहाँ हाइपर है, तो ये याद रखना है। हाइपर मतलब होता है फार, हाई दोनों दूर, ये दोनों ज़्यादा का सेंस दे रहा है। हाइपर में भी ज़्यादा होता है, फार मतलब भी दूर है, ज़्यादा दूर है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया मतलब होता है फार साइटेडनेस, और फार साइटेडनेस मतलब होता है कि पास की चीज़ें नहीं दिख रही। और पास की चीज़ें जब ना दिखे तो हम कौन सा लेंस से यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस। हमारी आंखों में क्या लगा लेते हैं, एक्स्ट्रा कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। प्रोजेक्टर वगैरह में यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप में यूज़ करते हैं। उसी तरह हम कनकेव लेंस का देखते हैं। थोड़ा सा मैं एक बार लेंस बना के दिखाऊँ आपको, ठीक। आपको कन्वेक्स लेंस तो बना के दिखा दिया, कनकेव नहीं दिखाया, ये है ना। आप बताइए कौन सा लेंस है, और एक लेंस ये है, ठीक। देखिए लेंस में दोनों साइड से लाइट पड़ सकती है, तो जिन दोनों साइड से लाइट पड़ रही है, दोनों साइड कनकेव, केव नहीं बन रहा है। केव तो अंदर बन रहा है ना, लाइट बाहर पड़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। क्योंकि लेंस है तो इसी क्या लिख देंगे, लेंस। अच्छा, इधर लाइट पड़ सकती है, इधर भी लाइट पड़ सकती है, और जिधर लाइट पड़ रही है उधर क्या बन रहा है, केव। इधर भी क्या बन रहा है, केव। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव, क्या, लेंस, ठीक। ये कन्वेक्स मिरर जैसा बिहेव करता है, कॉन्वेक्स लेंस कैसा बिहेव करता है, कनकेव मिरर जैसा, ठीक। इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, पीप होल्स में। जो दरवाजे आप जैसे देख रहे हैं कि बाहर कौन खड़ा है, तो जो पीप होल लगा होता है उसको, वो किस लेंस का लगा होता है, कॉनकेव लेंस का, इस लेंस का। और जो हाइपरमेट्रोपिया को क्योर करने के लिए ये लेंस लगा होता है। कैमरा में कभी कभी डिस्टॉर्शन हो जाता है, एब्रेशंस हो जाते हैं, तो उनको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, कनकेव लेंस। बहुत याद करने की जरूरत नहीं, बस हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया याद रखना है आपको। मायोपिया, मायोपिया, तो मायोपिया में हमको क्या हो जाता है, नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस में हमको फार की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। फार साइटेडनेस में हमको नियर की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, और नियर साइटेडनेस में हमको क्या होगा, फार, और क्या बोलेंगे उसको हम, मायोपिया। जब फार हो तो क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया, और जब फार ना हो तो क्या होगा, मायोपिया। और करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, कनकेव लेंस। ओके, ठीक। वीडियो पॉज करके सुन करके बार बार सुनिए तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक। यहाँ आपको लिखा हुआ है, पढ़ना चाहें तो एक बार ज़रूर पढ़िए इसको भी हमने, चूँकि ये मैंने मुझे लगता है कि एक्सप्लेन कर दिया, तो इसीलिए मैं इसको पढ़ते हुए नहीं चलता हूँ, ठीक। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर, ये कितना था दोस्तों, ये 14 था। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 15 है, क्वेश्चन नंबर 15।
ये 22 नहीं ध्यान रखना, आपको क्या रखना का 15। कह रहा था स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। स्पीड ऑफ लाइट जो है पास कर रही है तो किस में मिनिमम होगी, तो आपको वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है, तो वो किस में मिनिमम होगी, ग्लास में। इसका आंसर क्या होगा, ग्लास में। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम। और कितनी होती है, करीब 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड, या इसी को क्या बोलते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक, ये जो है ये वैक्यूम में इससे ज़्यादा तेज़ कुछ भी नहीं चल सकता। वैक्यूम में लाइट से ज़्यादा, इस स्पीड से ज़्यादा तेज़ कुछ भी नहीं चल सकता। ये मोस्ट फंडामेंटल लॉ है फिजिक्स का, मोस्ट सेक्रेड, पवित्र लॉ जिसको बोलते हैं, सबसे प्योर लॉ है फिजिक्स का, मोस्ट सेक्रेड लॉ ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के कई सारे सेक्रेड लॉ, उसमें जो सबसे सेक्रेड लॉज है, वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड लॉज है, वो क्या है कि वैक्यूम में इस वेलोसिटी से ज़्यादा कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं जा सकता। हालांकि कुछ इंडियन साइंटिस्ट ने हाइपोथेसाइज किया है, मतलब परिकल्पना की है, उनको टैक्योन्स बोलते हैं, टैक्योन्स, लेकिन अभी भी इनका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं मिला। तो जिस दिन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिल गया, वैसे तो असंभव है मिलना, क्योंकि बहुत सारी फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ किस बात पे बेस्ड है कि लाइट की ये फंडामेंटल वेलोसिटी को क्रॉस नहीं किया जा सकता। पूरा यूनिवर्स एक ऐसा लगता है कि इसी चक्कर में पड़ा रहता है कि इस वेलोसिटी को, इस लिमिटिंग स्पीड को तोड़ने ना दिया जाए। कई सारे फिनोमेना होते हैं, टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन, ठीक, यहाँ तक कि जो एटम बम बनता है वो भी इसी प्रिंसिपल की वजह से बनता है कि लाइट की वेलोसिटी जो है वैक्यूम में लाइट से तेज कुछ भी नहीं चल सकता। ग्लास में लाइट से तेज चीज़ें चल सकती हैं, एयर में भी कुछ पार्टिकल लाइट से चीज़ें चल सकती हैं, लेकिन वैक्यूम में लाइट से ज़्यादा तेज कुछ नहीं चल सकता। जब कोई पार्टिकल किसी मीडियम में, एनी मीडियम में लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज चलने लगता है, तो रेडिएशन एमिट करता है, मीडियम में। ध्यान रखिए, वैक्यूम में नहीं, वैक्यूम में तो जा ही नहीं सकता, लेकिन अगर कोई पार्टिकल किसी मीडियम में लाइट से तेज चलने लगा तो रेडिएशन एमिट करता है, उसको बोलते हैं कैरेनकोव रेडिएशन। क्या बोलते हैं, कैरेनकोव रेडिएशन। साफ साफ लिख दूँ, आप लोग कहेंगे बता रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे हैं। क्या बोलते हैं, कैरेनकोव रेडिएशन। ठीक, ऐसे याद रखना, वैक्यूम में तो कुछ भी नहीं चल सकता। अच्छा, अब आते हैं मेन बात पे। ठीक, लाइट से ज़्यादा तेज कुछ भी नहीं चल सकता। कुछ पार्टिकल हाइपोथेसाइज किए गए हैं, जैसे कि टैक्योन्स, इंडियन फिजिसिस्ट ने ही हाइपोथेसाइज किया, मैं नाम बोल रहा हूँ, ईसीजी सुदर्शन नाम है उनका, ईसीजी सुदर्शन। ये सबसे ज़्यादा बार नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुए हैं, लेकिन इनको अभी तक मिला नहीं। तो यहाँ देखते हैं, लाइट की जो स्पीड होती है किसी मीडियम में, वो किस बात पर डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे लिखते हैं, म्यू से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि कोई मीडियम कोई मीडियम लाइट को कितना अधिक बेंड कर सकता है। तो जितना अधिक वो बेंड कर दे लाइट को, जैसे ये है मीडियम, आपको रिफ्रैक्शन अभी नहीं पढ़ाया, जैसे ये कोई मीडियम है, इधर वैक्यूम है, इधर वैक्यूम है, यहाँ लाइट पड़ रही है, तो यहाँ जब आएगी तो ये मुड़ जाएगी, कुछ नियमों को फॉलो करते हुए मुड़ जाएगी। तो ये जितना ज़्यादा इस पोजीशन से ये डेविएट होगी, उतना ही ज़्यादा इसकी क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। और जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लाइट की वेलोसिटी उस मीडियम में उतनी कम होगी। म्यू ज़्यादा हुआ तो वेलोसिटी लाइट की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेलोसिटी की लाइट को क्या लिखते हैं, सी से घटने लगती है तो हम किससे लिखने लगते हैं, वी से। ठीक, इसका भी मैंने आपको दे रखा, यहाँ से मैं आपको रीड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए, लेट हो रहा है, जल्दी भी तो हमें करना है कवर। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम, यहाँ लिखा हुआ है, ज़रा जूम इन करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम इन ग्लास में मिनिमम होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम वी से लिख रहे हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, म्यू के, यानी म्यू जितना ज़्यादा होगा वी उतना कम। तो ग्लास के लिए म्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए वी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, म्यू के, या म्यू किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वी के। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते किससे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से लिखते हैं। इसका एक और नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी, याद रखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी। एक डायमेंशनलेस नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये डिस्क्राइब करता है कि किसी मीडियम में लाइट कैसे प्रोपगेट करेगी। इसका जो फार्मूला होता है C/V होता है। ये ज़रा आपको बता दूँ, म्यू का फार्मूला, म्यू जो होता है, म्यू इज इक्वल्स टू C/V। तो C क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट, इन वैक्यूम। और V क्या होती है, मीडियम स्पीड ऑफ लाइट
इन मीडियम। मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट और वैक्यूम में, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, म्यू होता है। तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है, म्यू होता है। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। जो मीडियम में हम जिसका हम म्यू निकालने जा रहे हैं उसमें लाइट की कितनी वेलोसिटी है। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी होता है। यहाँ लिखा हुआ है कि वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है। तो इसीलिए वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वैक्यूम में कितना होता है, 1 होता है। वैक्यूम में जो म्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक। और ज़्यादातर मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू 1 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ज़्यादातर मीडियम में या सभी मीडियम में म्यू की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी। तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, वैक्यूम से कम रहेगी। अगला लाइन क्या है, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट गेट्स बेंड या रिफ्रैक्टेड, मुड़ जाती है। दिस बेंडिंग डिपेंड्स ऑन म्यू। कितना मुड़ेगी आपको बताया ना, किस बात पर डिपेंड करती है, म्यू पर। इसको पता करने के लिए हम कौन सा लॉ का यूज़ करते हैं, स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ। ये क्या बताता है, ये बताता है कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया μ1 है, उस मीडियम में डिफ्लेक्शन एंगल मान लिया θ1 है, उसका हमने क्या निकाल लिया, साइन। लाइट दूसरे मीडियम में गई, वहाँ उसका मीडियम क्या है, μ2 है, उसमें डिफ्लेक्शन एंगल कितना है, θ2, उसका क्या निकाल लिया, साइन। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें से कोई 3 पता हमको, μ1 पता है, θ1 पता है और θ2 पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, μ2। तो कौन सा लॉ है, ये स्नेल्स लॉ है। एक बात बहुत ज़रूरी है कि लाइट जो है, लाइट, एक बात आपको समझना होगा, लाइट डिफरेंट कलर से मिलके बनी होती है। वैसे तो स्पेक्ट्रम आपको समझाना होगा। लाइट होती क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पोर्शन ही क्या होता है, लाइट होता है, जो हमको हमारी आंखों पे सेंसेशन डाले। उसी तरीके से और भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अभी हम सिर्फ देखते हैं लाइट। लाइट जो है 7 कलर से मिलके बनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये वेवलेंथ का बढ़ता हुआ ऑर्डर है, यानी कि वेवलेंथ का, सॉरी, ये वेवलेंथ का क्या है, कैसा ऑर्डर है, बढ़ता हुआ ऑर्डर है। यानी कि वायलेट की वेवलेंथ कम है, इंडिगो की वेवलेंथ उससे कम। उसी तरीके से ये ब्लू है, ग्रीन है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड का है। तो आपको बताया था कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स। तो अगर रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो रेड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम। अगर वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। इसी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम आपको बताएंगे, कई सारे हम डेली लाइफ का यूज़ करते हैं। क्यों, अच्छा, जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जैसे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। और लाइट की जो एनर्जी होती है वो किस बात पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। E = लाइट की एनर्जी होती है H × F, ये भी बताएंगे आपको। तो अगर F ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जिसकी ज़्यादा एनर्जी होगी वो इंटरेक्शन ज़्यादा करता है। आपको लगता होगा कोई हाइपर एक्टिव है तो बहुत इंटरेक्शन कर रहा है, और कोई लो एनर्जी का तो इंटरेक्शन कम कर रहा है। तो रेड की आपको बताया वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो रेड की फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, तो रेड की एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो रेड लाइट जो होती है वो एटमॉस्फेयर से उतना इंटरेक्ट नहीं करती। इसीलिए रेड लाइट का यूज़ हम किस में करते हैं, सिग्नल में, ताकि दूर से ही दिखाई दे हमको, ज़्यादा वो इंटरेक्ट करके डेविएट ना हो जाए, डिफ्लेक्ट ना हो जाए। तो रेड लाइट का इसीलिए यूज़ करते हैं। ओके, अच्छा, आपको बताया ये 7 रंग से मिलके बने हुए हैं। सातों की वेलोसिटी, सातों किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हमें पता है कि किसी मीडियम का फिक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, नहीं। किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हर एक लाइट ऑफ कलर के लिए अलग अलग होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। थोड़ा थोड़ा अंतर क्या होता है। तो आपको बताया कि अभी आपको बताया कि रेड सबसे कम इंटरेक्ट करता है। तो रेड अगर सबसे कम इंटरेक्ट करता है तो इसका मतलब रेड का डेविएशन सबसे कम होता है। तो किसी मीडियम का रेड लाइट के लिए म्यू क्या होगा, सबसे कम होगा, और वायलेट लाइट के लिए क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो इस जैसे वेवलेंथ इधर बढ़ रही है तो वेवलेंथ इधर बढ़ रही है। आपको क्या बताया, एक सेकंड, ये पूरा मिट गया। ये इधर हम जा रहे थे इधर, तो वेवलेंथ क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही थी। लेकिन हम रेड से वायलेट की तरफ आएंगे तो म्यू क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो म्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है, वायलेट के लिए, और सबसे कम किसके लिए होता है, रेड के लिए। ठीक, अच्छा, एक चीज़ और पढ़ देता हूँ मैं। फॉर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट द मीडियम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट, दिस प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अलग अलग कलर के लिए किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग होता है।
इसी फिनोमेना की, इसी प्रॉपर्टी की वजह से लाइट में एक फिनोमेना होता है जिसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ये है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक, ये क्या है, डिस्पर्शन। नोट करते चलेंगे तो ठीक है, जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, वरना यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, बाद में भी आप नोट कर सकते हैं, पर मैं कहूँगा कि आप नोट करते चलिए, वरना आप ऐसे ही कथा सुनते रहेंगे। ये है एक प्रिज्म। प्रिज्म ग्लास से बना होता है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो लाइट पड़ रही है, ये जो लाइट पड़ रही है, उन सब के लिए अलग अलग होगा। तो लाइट, रेड के लिए आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, तो रेड सबसे कम डेविएट होगी। ये लाइट यहाँ आई और यहाँ चली गई, लेकिन जो वायलेट वाली है वो सबसे ज़्यादा। देखना, लाइट ये सीधी आई थी लेकिन इतना घूम के यहाँ आ गई। ठीक, तो लीस्ट डेविएशन किसके लिए होता है, रेड के लिए। और मैक्सिमम डेविएशन किसके लिए होता है, किसके लिए, वायलेट के लिए। तो जिसके लिए लीस्ट डेविएशन होता है, जिसके लिए लीस्ट डेविएशन, ध्यान दीजिए, लीस्ट डेविएशन, तो इसका मतलब उसके लिए म्यू भी क्या है, लीस्ट है। और जब म्यू कम होने लगता है तो वेलोसिटी क्या बढ़ने लगती है, ज़्यादा। बताया था ना आपको, म्यू जो होता है वो वैक्यूम के लिए क्या होता है, 1, सबसे कम होता है, इसीलिए वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो हम देख रहे हैं कि रेड का डेविएशन क्या हुआ, सबसे कम हुआ, तो इसका मतलब रेड के लिए म्यू की वैल्यू क्या है, ग्लास की सबसे कम है। तो इसका मतलब म्यू कम है तो रेड की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। देखिए, किसी वैक्यूम में क्या होता है कि सारे रंग एक स्पीड से चलते हैं, लेकिन किसी मीडियम में जो है कलर जो है लाइट के अलग अलग कलर से चलते हैं। सबसे फास्ट कौन चलता है, रेड, बहुत, और काफ़ी इतना है कि बहुत फास्ट चलता है, पर अंतर होता है। और सबसे स्लो कौन चलता है, वायलेट। तो जो सबसे स्लो चलता है उसके लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, और जो कम चलता है उसके लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है, सबसे कम होती है। जिसके लिए म्यू की वैल्यू कम हुई उसके लिए डेविएशन कम हुआ, जिसके लिए म्यू की वैल्यू कम हुई उसके लिए वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हुई, जिसके लिए म्यू की वैल्यू सबसे ज़्यादा हुई तो उसका डेविएशन सबसे ज़्यादा हुआ और उसकी वेलोसिटी सबसे कम हुई। ठीक, समझ गए, ओके, ये हो गया। ये जूम करके आप पता है, यही लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। ठीक, ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है आपका, ये पिछला वाला कितना हमने मार्क किया था, एक सेकंड पीछे हमने मार्क किया था इसको ज़रा, ये हमने 15 था, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ये कौन सा क्वेश्चन है, 16th। ठीक, क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू। कह रहा है कि एक गोलकीपर है जो कि फुटबॉल को रोकता हुआ है, और रोकना है उसको, आते जो फुटबॉल उसकी तरफ आ रहा है उसको रोकना है, तो वो क्या कर रहा है, आने से पहले अपने हाथ को जरा सा पीछे करता है। आप भी क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो देखते होंगे कि तुरंत गेंद के आगे हाथ बढ़ा के नहीं कैच करना होता, थोड़ा सा बॉल को पीछे खींचना होता है। तो वो कह रहा है कि वो गोलकीपर या हम जो हैं, ये हम ऐसा करते क्यों हैं, इसे करने से क्या इनेबलिंग होता है, क्या होता है, हमको एक्सर्ट लार्ज फोर्स ऑन द बॉल, बॉल पे ज़्यादा फोर्स लगता है इसलिए हम करते हैं। इंक्रीज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन हैंड्स, इस ये करने से, पीछे हाथ खींचने से ज़्यादा फोर्स लगता है बॉल पे। फोर्स जो है बॉल जो है हैंड्स पर फोर्स लगाती है वो बढ़ जाता है। डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या मोर देन वन ऑफ द अबव। आपको ये बताना है कि क्या होगा, आप वीडियो पॉज करके, तो हम इसका भी मैंने ऐसे ही हम पढ़ेंगे इसको भी मैंने डिटेल में कर रखा हुआ है, ये आंसर दे रखा है। सेकंड लॉ, थर्ड लॉ मोशन, न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है उनको डिटेल में हमने पढ़ा है। ये इसका आंसर दे रखा है हमने, आंसर सी है। तो इसको मैं इलेबोरेटली एक्सप्लेन करूँगा, इलेबोरेट करके, थोड़ा सा हम रुकते हैं। तो क्या होगा, इसका आंसर होगा, फिर से देखते हैं। अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू एक्सर्ट लार्ज फोर्स ऑन द बॉल, इंक्रीज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन हैंड्स, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही होगा इसका आंसर, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कम करने के लिए ही वो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे खींचता। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, ज़रा देखते हैं। ये मैं रेस कर रहा हूँ, इसका आंसर ये होगा, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा, ये जितना ज़्यादा होगा, फोर्स उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि फोर्स ही बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स कहते ही हैं। तो ये रेट जो मोमेंटम के बदलने की रेट है,
मोमेंटम की बदलने की जो रेट है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। तो अगर ये रेट ज़्यादा होगी, रेट अगर ये ज़्यादा हुई, दर ज़्यादा हुई तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा। अगर ये रेट कम हुई, यानी मोमेंटम बदलने की जो रेट है वो कम हुई, तो फोर्स हमारा क्या होगा, कम होगा। तो हाथ पर फोर्स कम लगे, इसीलिए वो फुटबॉलर अपने हाथ को पीछे ले जाता है, जिससे कि मोमेंटम के घटने की जो मोमेंटम की जो चेंज होने की दर है वो कम हो जाती है। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाता है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिससे फोर्स भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हाथ पे फोर्स नहीं लगती। अब ये देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही फोर्स बोलते हैं। अगर ये रेट बहुत ज़्यादा हुआ तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा हुआ तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फोर्स ज़्यादा होगा तो चोट लगेगी ना। देखते हैं ज़रा, मोमेंटम को किससे लिखते हैं, पी से। इसमें हमको करना है चेंज, चेंज को हम किससे लिखते हैं, डेल्टा से। और हम उसका रेट निकाल रहे हैं, तो रेट निकालने के लिए हमको किससे डिवाइड कर देना पड़ेगा, टाइम से। तो इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी को ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स। मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूं, अगर हम बहुत कम इंटरवल पे टाइम पे, बहुत कम टाइम इंटरवल पे हम पी की वैल्यू को मेजर करें, तो टाइम को अगर हम लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो कर दें, तो ये जो डेल का साइन है वो डी के साइन में चेंज हो जाता है। तो अगर हम ये लिख दें, अब जो लोग समझ रहे हैं वो समझे, बाकी बहुत ज़रूरी नहीं है। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी, एक सेकेंड फिर से बता रहा हूँ। अगर हम टाइम को मेजर करने का रेट बहुत कम लें, छोटे टाइम पे इंटरवल पे मेजर करें, इतना कम इंटरवल पे मेजर करें कि टाइम किधर की टेंड की तरफ होने लगे, जीरो की तरफ। मतलब हमने अगर 0.1 पे मेजर किया तो अगला हम मेजर करेंगे 0.01। तो देख रहे हैं ये अंतर कितना हो जा रहा है, लगभग जीरो हो जा रहा है। उसके बाद हम 0.001, जितना हो सके हम जीरो के करीब जाएं, तो ये टेंड किधर कर रहा है, जीरो की तरफ। तो इसीलिए क्या लिखते हैं इसको, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो पे डेल पी अपॉन डेल टी किसके बराबर हो जाता है, डी पी अपॉन डी टी के। बस इसमें और इसमें ये अंतर है कि इसमें टाइम जो है बड़े बड़े इंटरवल पे मेजर किया जा रहा है, इसमें टाइम बहुत छोटे, इतने छोटे भी टाइम का अंतर कितना हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, हो नहीं रहा, होते हुए दिख रहा है। तो हम डी डेल पी बाई डेल टी की जगह हम मोमेंटम को किससे बेटर होगा लिखना, डी पी बाई डी टी से। तो डी पी बाई डी टी को हम क्या लिखते हैं, फोर्स। अच्छा, आप देखिए, अगर डी टी बड़ा होने लगे, ये डी टी बड़ा होने लगे, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाए, टाइम बड़ा हो जाए, तो ये फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, अपने हाथ को पीछे खींच रहा है, बैकवर्ड। गोलकीपर क्या कर रहा है, अपने हाथ को पीछे खींच रहा है। तो गेंद के लड़ने का टाइम जो है हाथ से, वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो न्यूमरेटर जब बड़ा हो जाए, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है तो कोशंट या रिजल्ट जो होता है क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो टाइम बढ़ता है तो फोर्स क्या होता है, चला जाता है, घट जाता है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ये कहाँ से आया है, ये ज़रा देखना, ये कहानी आई कहाँ से है, ये हमको देखना। ये कहानी आई है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के मोशन के नियम जो हैं, ये 3 लॉज हैं। अब एकदम बेसिक बच्चा भी जानता होगा, फर्स्ट लॉ जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। एक्चुअली में इसको गैलीलियो ने दिया था, गैलीलियो, तो इसको गैलीलियोज लॉ भी बोलते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स की डेफिनेशन बताता है, F इक्वल्स टू एम है। और थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा वो लॉ जिससे तीनों लॉ निकल जाएंगे, वो है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ इज द मेन लॉ है ये। ठीक, इसी से ये निकल जाएगा और इसी से ये निकल जाएगा। तो वो सिस्टम, एक सेकेंड, एक ज़रा मैं यहाँ पेज कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकेंड आप बस रुकिए। यहाँ एक हम पेज कॉपी कर लेते हैं, ये एक आधा एक पेज और कॉपी कर लेते हैं। ठीक, इनफ है। ठीक, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इंटायर मैकेनिक्स वो चीज़ जो मूवमेंट कर रही है, रॉकेट से लेके इस डस्ट पार्टिकल तक, प्लैनेट से लेकर के मोटर व्हीकल तक, सारी किसी पे भेजना। उनका अंतिम राज क्या है, उनका अंतिम रहस्य क्या है, न्यूटन के ये 3 नियम।
इस पूरी फिजिक्स में आपको 12 से पढ़ाया जाता है, लेकिन चाहे जितना आप हायर फिजिक्स पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है। एक्चुअली फिजिक्स दो पार्ट में बटी हुई है, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स पूरी पूरी क्लासिकल फिजिक्स न्यूटन्स लॉ पे है, न्यूटन्स लॉ, ये मोशन वाले। और ये क्वांटम फिजिक्स जो है एक लॉ होता है श्रोडिंगर, श्रोडिंगर लॉ। जो भी लॉज होते हैं उनको डेराइव नहीं किया जा सकता है, उनको फंडामेंटल ट्रूथ माना जाता है, उनका कोई प्रूफ नहीं होता, प्रूफ नहीं है, ऑब्जर्वेशन से ही प्रूफ मिलता है। न्यूटन ने ये कहा कि ऐसा होता है और ऑब्जर्वेशन भी वैसा हो रहा है, तो न्यूटन का नियम क्या है, सही है। श्रोडिंगर का ये जो इक्वेशन है या लॉ है, एक्चुअली में ये इक्वेशन है, इसका भी कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है। श्रोडिंगर से पूछा गया कि कहाँ से लाए, तो उन्होंने कहा कि बस ऐसे ही, कोई प्रूफ वो भी नहीं दे पाए, ये बस सच है। तो जो लॉज होते हैं उनका कोई प्रूफ नहीं होता, न्यूटन्स के लॉज का कोई प्रूफ नहीं है, बस स्टेटमेंट होता है। तो उन्हीं स्टेटमेंट्स को हम देखते हैं कि वो है क्या। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि न्यूटन, थोड़ा सा ऐसे न्यूटन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि मैं फिजिक्स का हूँ तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। ये यूनाइटेड किंगडम में थे, 1642 के करीब में पैदा हुए थे, 25 दिसंबर। तो एक्चुअली हम जीसस क्राइस्ट का डेट ऑफ बर्थ क्या मनाते हैं, 25 दिसंबर, लेकिन जीसस क्राइस्ट 25 दिसंबर को नहीं पैदा हुए थे, उनका एडजस्ट किया गया था 25 दिसंबर को, लेकिन आइजैक न्यूटन एग्जैक्टली 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। तो इन्होंने फिजिक्स वगैरह में बहुत सारा काम किया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं कि ये अपनी लाइफ में बीच में इनको एक आइडिया आया कि बाइबल में, जो बाइबल है उसमें एक तरीका है कि जिससे हम मेटल्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गोल्ड में, तो इसको बोलते हैं एल्केमी। तो न्यूटन 10-12 साल अपनी लाइफ का इसमें वेस्ट कर दिया, उसको भूत चढ़ गया था कि ज़रूर वो बाइबल में ऐसा कोई रहस्य छुपा है कि इतना बड़ा वैज्ञानिक होते हुए भी जो है 10 से 12 साल एल्केमी पे वेस्ट किया उसने। समझ रहे हैं, तो हम तो मॉर्टल इंसान हैं, तो कोई भी फंस सकता है किसी चीज़ में। न्यूटन, आजकल शेयर मार्केट का बहुत चल रहा है ना, शेयर मार्केट, तो न्यूटन के टाइम में, न्यूटन ने जब 67-70 साल का था, उसने 20,000 यूरो लॉस किए थे, किसमें, शेयर मार्केट में। न्यूटन हारा था, उसको लग रहा था कि वो प्रिडिक्ट कर ले जाएगा, लेकिन नहीं प्रिडिक्ट कर पाया, उसको लग रहा था शेयर बढ़ता जाएगा, इसीलिए वो सेल नहीं कर रहा था उसको, और अंत में शेयर धड़ाम से गिर गया। तो अगर आपको शेयर मार्केट में लॉस होता है तो आप ये मत समझिए कि आप कोई पहले आदमी हैं। आइजैक न्यूटन को हो गया तो आपको भी तो हो ही सकता है, तो कभी भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करिए। तो वहीं से न्यूटन का, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको हिस्ट्री। तो एक न्यूटन का बड़ा फेमस स्टेटमेंट आया था, बहुत फेमस स्टेटमेंट है वो, मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको। न्यूटन ने कहा था कि आई कैन प्रिडिक्ट द मोशंस ऑफ हेवनली बॉडीज, प्रिडिक्ट या कैलकुलेट। आई कैन कैलकुलेट द मोशंस ऑफ हेवनली बॉडीज मतलब प्लैनेट्स, स्टार्स। बट जब ये न्यूटन हारा था तब ये बोला था कि आई कैन प्रिडिक्ट द मोशंस ऑफ हेवनली बॉडीज, प्लैनेट्स, स्टार्स, बट आई कांट कैलकुलेट मैडनेस ऑफ पीपल। लोगों का पागलपन मैं नहीं कैलकुलेट कर सकता। जब वो हारा था तो यही बोल रहा था, खुद को बोल रहा था, ठीक। तो ये आइजैक न्यूटन का। अब आते हैं सीधा लॉस पर। उसने जो ये 3 लॉस छपे थे, एक किताब थी, उसको बोलते हैं मैथमेटिकल बुक थी न्यूटन की, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। उस समय फिजिक्स को नेचुरल फिलॉसफी बोलते थे। क्या बोलते थे? फिजिक्स को क्या बोलते थे? नेचुरल फिलॉसफी। तो उसी का मैथमेटिकल स्टेटमेंट वगैरह न्यूटन ने शुरू किया था। एक न्यूटन ने और एक किताब निकाली थी ऑप्टिक्स नाम से, OPTIKS, ऑप्टिका थी या ऑप्टिक्स बोलते हैं। इस किताब का मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी का जो शॉर्ट नेम है वो है प्रिंकिपिया। क्या है? प्रिंकिपिया। इसी में न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। गति के 3 नियम जो हैं वो ये हैं। तो ज़रा जल्दी से उनको देख लेते हैं और कैसे मोमेंटम का कॉन्सेप्ट वहाँ से आता है वो देखते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा फास्ट करने के लिए मैंने लिख रखा है, मैं उसी को रीड आउट करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक। ये है, यहाँ क्या लिखा हुआ? एक सेकेंड, ये कहाँ से कलर आ गया? ठीक है, ये है, ओके। ये क्या कर रहा है? डिक्रीज, ये तो एक्सप्लेन ऑप्शन है, मैं यहाँ से फिर से पढ़ रहा हूँ आपको। एक सेकेंड, क्या हो जा रहा है?
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के मोशन सबसे पहले एरिस्टोटल ने किया। अभी मैं समझा रहा हूँ कि एरिस्टोटल ने क्या गड़बड़ की थी। एरिस्टोटल से चीज़ें शुरू हुई, गैलीलियो के पास आई। गैलीलियो ने क्या किया, वेलोसिटी को डिफाइन किया, इनर्शिया को डिफाइन किया और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट दिया। गैलीलियो ने किसका कंसेप्ट दिया, वेलोसिटी का, इनर्शिया का और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। जब भी आए तो आपको क्या बताना है, गैलीलियो का। गैलीलियो के ही काम को प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैथमेटिकल वे में, ताकि फिजिक्स एक्सप्लेन हो सके। मैथमेटिक्स का काम होता है कि मैथमेटिक्स का प्राइमरी पर्पस है फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। कैलकुलस जो है इतनी बड़ी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, न्यूटन ने इसीलिए डेवलप किया था ताकि उससे फिजिक्स एक्सप्लेन हो सके। ठीक, तो न्यूटन ने किया था कि ऑर्डर्ड वे में, मैथमेटिकल वे में फिजिक्स के सारे प्रिंसिपल्स को क्या किया था, गैलीलियो दे चुका था, सारे नहीं दे चुका था, पर आधी बातें गैलीलियो कह चुका था न्यूटन। लेकिन न्यूटन ने क्या की कि एकदम बढ़िया क्रक्स वे में, टेक्निकल वे में सारे को रिप्रेजेंट किया। इसीलिए न्यूटन को जो है फिजिक्स का फादर ऑफ फिजिक्स भी बोलते हैं, फिजिक्स का फादर ऑफ फिजिक्स भी बोलते हैं न्यूटन को। तो ये थोड़ा सा देखते हैं। एरिस्टोटल से बात शुरू हुई, गैलीलियो आई। गैलीलियो ने वेलोसिटी डिफाइन किया, इनर्शिया और कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया। आइजैक न्यूटन ने, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1642 में हुआ था, उन्होंने एक किताब लिखी, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी। मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी बुक 1687 में पब्लिश हुई थी। साथ ही साथ उन्होंने कैलकुलस पे काम किया, ऑप्टिक्स पे काम किया, ग्रेविटी पे काम किया और लॉज ऑफ मोशन दिए। अब वही लॉज ऑफ मोशन देखने हैं। ठीक, लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज हैं न्यूटन के। कौन कौन से? फर्स्ट लॉ है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियो का लॉ भी बोलते हैं। ये क्या कहता है कि अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड अ बॉडी विल नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कह रहा है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स, ये बॉडी रखी हुई है, जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए तब तक इसकी मोशन में चेंज नहीं होगा। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो तब तक मूव करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर ना लगे। अगर ये रुकी हुई है, वेलोसिटी इसकी 0 है, तो तब तक ये रुकी रहेगी जब तक कोई फोर्स ना लगे। यानी कि मोशन को स्टार्ट करने में भी फोर्स चाहिए और मोशन को स्टॉप करने में भी फोर्स चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को, किसी ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को कि अपनी स्टेट, किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट 2 ही तो हो सकता है। स्टेट क्या हो सकता है, या तो मोशन हो या तो रेस्ट होगा, रेस्ट, और या तो क्या होगा, मोशन होगा। मोशन 2 तरीके का हो सकता है, यूनिफॉर्म हो सकता है, हम यहाँ यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट। और नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। अभी बताते हैं क्या चीज़ है। ठीक, तो किसी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो या तो रेस्ट की होगी या तो मोशन की होगी। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन नहीं करना चाहेगा, और अगर मोशन में है तो वो क्या नहीं करना चाहेगा, रेस्ट में। ये करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो अपनी स्टेट में चेंज का, रेस्ट में है तो मोशन में नहीं आने देगा, मोशन में है तो रेस्ट में नहीं आने देगा, उस प्रॉपर्टी को क्या हम बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को, रेस्ट है, मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वेलोसिटी फिक्स होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी नहीं चेंज होगी। तो बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो उसके रेजिस्ट करे चेंज इन मोशन में, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया कितने टाइप की होती है, रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन में है तो किस में रहना चाहेगा, मोशन में। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ये है ना, एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, इन तीनों इनर्शियाज को एग्जांपल से समझा रहा हूँ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ट्रेन मूव करती है आगे की तरफ अचानक से, तो पर्सन क्या हो जाता है, पीछे की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेन अचानक से मूव कर गई और पर्सन क्या था, रेस्ट में था। पर्सन किस में था, रेस्ट में था, तो वो उसकी बॉडी किस में रहना चाहती है, रेस्ट में। लेकिन जो उसका बॉटम है वो किससे कनेक्टेड है, बॉटम जो है वो सीट से कनेक्टेड, तो वो आगे बढ़ जाता है और उसकी बॉडी पूरी आगे नहीं बढ़ पाती है, तो पीछे घूम जाता है वो। उसी तरीके से जैसे कारपेट होता है और ये जो डोर मैट होता है उस पर धूल बैठी होती है, तो उसको डंडे से मारते हैं तो क्या होता है, कारपेट तो मूव करने लगता है, कारपेट तेज़ी से मूव करके आगे बढ़ जाता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें इनर्शिया है, तो वो क्या होता है, डंडा उन पर लगता नहीं, उनमें इनर्शिया फोर्स उस पर लगता नहीं, तो वो वहीं रुके रहते हैं। कारपेट आगे बढ़ जाता है, कारपेट क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, और डस्ट कारपेट को छोड़ देती है। तो ये दोनों किसके एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, क्योंकि यहाँ पे हम रेस्ट, बॉडी हमारी रेस्ट में थी, यहाँ डस्ट पार्टिकल भी क्या थे, रेस्ट में थे, तो रेस्ट के, अपने रेस्ट के स्टेट को क्या कर रहे थे, चेंज होने से बचा रहे थे। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। और चूंकि रेस्ट की है तो इसीलिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट की है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अच्छा, एक है इनर्शिया ऑफ मोशन। सपोज करते हैं आपने बाइसाइकिल चला रहे हैं या आप
गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से आप पैडल मारना बंद कर दें, अचानक से पैडलिंग करना बंद कर दें, या अचानक से आप अपनी चाबी ऑफ कर दें, तो ये थोड़ा है कि तुरंत साइकिल या आपकी मोटर बाइक रुक जाएगी, नहीं। क्यों? क्योंकि वो मोशन कर रही थी, तो किस में रहना चाहेगी? वो मोशन में ही। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे लॉन्ग जंप करना होता है तो रनर क्या होता है? बहुत तेज़ी से दूर दौड़ के आता है, ताकि उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाए, ताकि वो मोशन ही करना चाहे। तो जिस मोशन ही करना चाहेगा तो दूरी में वो लॉन्ग जंप लेगा। कोई व्हीकल स्टॉप होता है अचानक से स्टॉप होता है, तो हम आगे आ जाते हैं। जैसे बाइक पे आपके कोई पीछे बैठा और ब्रेक मारते हैं, बदमाशी करते हैं कभी कभी, तो पर्सन क्या करता है? आगे गिरता है। क्यों? क्योंकि उसकी पर्सन की बॉडी क्या है? इनर्शिया ऑफ, उसमें क्या है? मोशन की इनर्शिया। और अचानक से आपने रेस्ट की इनर्शिया में लाना चाहते हैं, तो वो उसका अपोज करेगा, तो वो आगे वो गिर जाएगा। बस टर्न करती है लेफ़्ट, तो हम किधर मुड़ जाते हैं? राइट, क्योंकि हमारे में इनर्शिया है कि हम लेफ़्ट ही जाना चाहते हैं। लेकिन गाड़ी मुड़ गई अचानक से, तो क्या हो जाता है? राइट डेविएट कर जाते हैं। तो ये पहला लॉ है, ठीक। सेकंड लॉ ही सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। जरा सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है? कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यानी कह रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाएगा, उसमें मोमेंटम का चेंज उतना ही ज़्यादा होगा। इसका क्या मतलब हुआ? अभी आपको बताया। मोमेंटम को किससे लिखते हैं? पी से। और मोमेंटम जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर किसी बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो हमको क्या मिल जाता है? मोमेंटम। अच्छा, मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मास क्या होता है? ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स में होता है, सिर्फ न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम मास को क्या मानते हैं? कांस्टेंट। यानी कि न्यूटन्स लॉ जो हैं वो तभी एप्लीकेबल हैं, ओनली एप्लीकेबल ओनली व्हेन मास इज कांस्टेंट, ठीक। अच्छा, जब मास भी चेंज होने लगे, मास वेरी करने लगे, तो क्या पिक्चर आती है? आइंस्टाइन की पिक्चर आती है। आइंस्टाइन, तो उसको क्या बोलते हैं? थियरी ऑफ रिलेटिविटी। न्यूटन को लगता था कि मास कांस्टेंट होता है हर समय। न्यूटन का क्या, पूरी दुनिया को ये लगता था। आइंस्टीन आए, कहे कि नहीं, मास कांस्टेंट नहीं होता, वो बदल सकता है। तो जब वो भी देखेंगे कभी, ठीक। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल्स टू एम इंटू वी। मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मास कांस्टेंट होगा तभी न्यूटन के फोर्स अप्लाई होंगे। तो जो चेंज ऑफ मोमेंटम मैंने आपको बताया था, वो किससे लिखते हैं? उसको डी बाई डी। तो ये किस, और ये बराबर किसके होता है? फोर्स के। मोमेंटम को लिखते किससे हैं? P इक्वल टू एम इंटू वी। एम क्या होता है? P क्या होता है? मोमेंटम। एम क्या होता है? मास। और V क्या होता है? वेलोसिटी। अच्छा, F बराबर हम यहाँ देखते हैं। F बराबर लिखा डी बाई डी। तो यहाँ लिखा F, डी ऐसे रख दिया। P को हम क्या लिख सकते हैं? M क्रॉस B। तो P की जगह हमने क्या लिख दिया? M क्रॉस B। और dt ऐसे रख दिया। चूँकि M कांस्टेंट है तो M D से बाहर आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होता कांस्टेंट का। V का डिफ्रेंशिएशन होगा dv बाई dt। M क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, dv बाई dt को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। चेंज इन d जो है वो चेंज का सिंबल है। किसका सिंबल है? चेंज का। तो dv बाई dt हम लिख रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं कि वेलोसिटी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। किसके साथ साथ? टाइम में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो m dv बाई dt की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ma, क्योंकि dv बाई dt की जगह हमने क्या लिख दिया? ma। तो इस फॉर्मूले से हमको क्या, जो न्यूटन का मेन जो हम जानते हैं, F इक्वल्स टू ma आ गया। F इक्वल्स टू ma आ गया। अच्छा, बैटरी थोड़ा सा डिस्चार्ज हो रही है, तो मुझे लगता है बंद करना होगा टैब की मेरे। थोड़ा सा फोर्स को बता देते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट देख लेते हैं। फोर्स इक्वल्स टू मास, ये निकला ना फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? न्यूटन। फिर से बताऊं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं, ठीक। न्यूटन, यहाँ न्यूटन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक न्यूटन होता कितना है? 1 न्यूटन। ये क्या लिखा है? 1 न्यूटन की डेफिनेशन है। इफ़ अ बॉडी ऑफ 1 kg, इफ़ अ बॉडी ऑफ 1 kg ऑफ मास, एक बॉडी जिसका मास 1 kg है, उसको अगर मूव करना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो उस पर जो फोर्स लगाना होगा वो कितना लगाना होगा? 1 न्यूटन का। 1 किलोग्राम मास के बॉडी को अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कराना है, तो उसमें जो फोर्स लगेगा 1 न्यूटन का लगेगा। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है, ये समझ गए आप ना? ये फॉर्मूला जरा देखिए, डी बाई डी टी। एक सेकेंड,
ज़्यादा खिचड़ी बन गई है। ये जो डी पी बाई डी टी है इसको हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें अगर, तो ऊपर क्या लिखा है, चेंज इन मोमेंटम, नीचे क्या लिखा है, चेंज इन टाइम। तो लिखा है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। सेकंड लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ जो होता है लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, गैलीलियो ने दिया था, न्यूटन ने उसको अपनी लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा। थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन। हर एक एक्शन फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होता है। पर अच्छा, चूंकि ये इसकी वर्डिंग, इसको लिखा इतना बढ़िया न्यूटन ने था कि ये सबकी जुबान पे आ गया, पर ये मोस्ट मिसअंडरस्टूड लॉ है, मोस्ट मिसअंडरस्टूड लॉ है। क्यों? अच्छा, आपको लगता होगा कि आपने दीवार पे मारा तो आपने एक्शन किया, और दीवार से आपके हाथ पे जो चोट लगी, आपने एक्शन किया दीवार पे मार के, और दीवार ने क्या किया, रिएक्शन किया। तो आपको लगता होगा आपके हाथ का जो फोर्स है वो एक्शन है, और जो दीवार का फोर्स है वो क्या है, रिएक्शन है। आपको ये लगता होगा, पर ये सही नहीं है। कोई भी ये कहाँ से बंद हो गया, कोई भी फोर्स ना तो एक्शन होता है ना रिएक्शन होता है। कोई भी फोर्स हो एक्शन हो सकता है, कोई भी फोर्स रिएक्शन हो सकता है। आपको लगता होगा पहले मैंने हाथ से मारा तब दीवार आई, तब दीवार से फोर्स आया, कुछ देर बाद, कुछ टाइम लिया होगा, लेकिन नहीं, ये इंस्टेंटेनियस होते हैं दोनों। जैसे आपने मारा, मतलब आपने मारा और वो आ गया, एकदम टाइम लैग नहीं होता। समझ रहे? इसको इतना ही समझना है कि दोनों में से कोई भी एक्शन हो सकता है और कोई भी रिएक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपने हाथ से मारा वही एक्शन होगा और जो दीवार से आया वो रिएक्शन होगा। अगर हम दीवार को एक्शन ले लें और अपने हाथ को रिएक्शन ले लें तो भी गड़बड़ नहीं है। ये लॉ ये बताता है कि जो फोर्स होते हैं, बल यूनिवर्स में हमेशा पेयर्स में जनरेट होते हैं। अगर एक बॉडी ए बी पे फोर्स लगा रही है तो बी उतना ही फोर्स उल्टी डायरेक्शन में ए पर लगाएगी। अब इसको भी एक्शन बोल सकते हैं, इसको भी एक्शन बोल सकते हैं, इसको भी रिएक्शन बोल सकते हैं, इसको भी रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक, समझ रहे हैं? तो ये न्यूटन्स के लॉज होगा, इसके कई सारे एप्लीकेशन हैं। तो रेट, ये जो आंसर है कि एक सेकेंड, ये डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के चेंज को घटाने के लिए, ताकि फोर्स कम लगे, इसीलिए वो क्या करता है, हाथ को पीछे खींचता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है पूरा, ये हम ऐसे कर क्यों रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अब हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो जो हम पिछले क्वेश्चन पढ़ा उसी से ही आंसर हो जाएगा। तो हमारा पहले मैं आपको ज़रा कंडीशन बताता हूँ। कंडीशन क्या है इस वक्त? कंडीशन ये है कि आपको पता है ना, बीपीएससी क्या है, 17 नवंबर को इसका टेंटेटिव डेट है, तो 40 से 45 दिन बाकी हैं। ठीक, ये डेट बढ़ेगी, 60-70 दिन हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन सीट जो है बीपीएससी में, जो 70th बीपीएससी है, 70वीं बीपीएससी, उसमें 1900 प्लस सीट आई हैं, जिसमें 200 प्लस सीट किसकी हैं, एसडीएम की हैं। तो ये बहुत सुनहरा मौका, जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी करते आ रहे हैं हमेशा, उनके लिए तो वेल एंड गुड है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है। देखिए, मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ, तो मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम दूँ, मैंने बिहार पीसीएस कभी नहीं दिया, मैं इस बार देने जा रहा हूँ, क्योंकि बस इसी वजह से। और यकीन मानिए, फॉर्म भरने और प्रीलिम्स के जो ये 60-70 दिन का गैप मिल रहा है, इसमें दसियों हज़ार लड़के जो होंगे ऐसे होंगे जो पहली बार, 10,000 लड़के होंगे जो पहली बार बिहार दे रहे होंगे, और इसी 60-70 दिन में वो क्वालिफाई कर जाएंगे प्रीलिम्स। और 100 से 200 लड़के ऐसे होंगे जो ओवरऑल एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, वो ऐसे होंगे जो कभी नहीं बिहार का पीसीएस दिए रहे होंगे। तो ये आप हो सकते हैं, तो मैं भी दे रहा हूँ, आप भी दीजिए। मेरा यूपीएससी में मैं फिजिक्स ऑप्शनल लिखता हूँ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में मैं मैथ्स और फिजिक्स ऑप्शनल लिखता हूँ। तो मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगा बड़ा कंसाइज और क्रिस्प वे में पढ़ाऊँगा। मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। मैं ज़रा बता दूँ कि हमारा टारगेट क्या है, ये कंडीशन से हमारा टारगेट ये है कि बिहार में 30 क्वेश्चन जो आता है वो हिस्ट्री से आता है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और बिहार का मिला के 30 क्वेश्चन करंट साइंस एंड टेक से आता है। जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने सिर्फ 69th बीपीएससी के क्वेश्चन लिए थे फिजिक्स के, वो भी, और वो 9 क्वेश्चन थे। ऐसे ही 68th में 10 क्वेश्चन आए हुए हैं फिजिक्स से ही। तो 10-10 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लगभग हर साल पूछे जाते हैं। बायोलॉजी के कभी 12 हो जाते हैं, फिजिक्स के 8 हो जाएंगे, पर इसी रेशियो में पूछे जाते हैं। अच्छा, 30 क्वेश्चन क्या होते हैं, करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। तो 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि साइंस टेक तो मैं करा रहा हूँ, हिस्ट्री भी मैं ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा, और एक मैगजीन में आपकी कोई एक मैगजीन में अपने जो मुझे लगता है जो मैं पढ़ूंगा वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़िए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा, ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं ये भूल जाता हूँ बार बार, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 16वां, ये 17वां क्वेश्चन हो जाएगा।
ये 17वां क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, ठीक कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अ बस इज मूविंग along a straight path and takes a sharp turn to the right side suddenly. The passenger sitting in the bus will, अब मैंने आपको पिछले वीडियो में पिछले स्लाइड में आपको क्या बताया कि ये इनर्शिया ऑफ क्या है, डायरेक्शन है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है अपना रेस्ट तो नहीं चेंज करने देना, रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, और जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में वो मेंटेन रखना चाहता है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है ये। तो अगर वो शार्प टर्न राइट साइड में लेती है, ऐसे आप बस सीधे जा रही है और अचानक से वो, एक सेकंड, अचानक से बस सीधे जा रही है और उसने शार्प टर्न लिया किधर, राइट में, तो आपकी बॉडी क्या है, सीधा जाना चाहती है, लेकिन वो अचानक से क्या हो गया, राइट में टर्न लिया, तो उसको एडजस्ट करने के लिए बॉडी किधर मूव कर जाएगी, लेफ्ट में। तो बॉडी क्या हो जाएगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेंड टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। किस वजह से, किस प्रॉपर्टी से, इनर्शिया की कौन सी प्रॉपर्टी से, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से ये क्या हो जाएगी, बॉडी हमारी किधर बेंड कर जाएगी, लेफ्ट साइड में। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, अब इसका कैसे प्रूफ देंगे, ये स्टेटमेंट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, इनर्शिया ऑफ मोशन की। ये स्टेटमेंट हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उनको सेटिस्फाई कर रहा है कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में, और डायरेक्शन नहीं चेंज करना चाहेगा। तो इसीलिए इन लॉज का कोई प्रूफ नहीं है, बल्कि सिर्फ ऑब्जर्वेशनल प्रूफ होता है, इनका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता। ओके, तो ऐसे लॉज जिनका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता है, मैथमेटिकल प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ ऑब्जर्वेशनल प्रूफ होता है, ऑब्जर्वेशनल प्रूफ होता है, उनको हम एम्पेरिकल लॉज बोलते हैं। एम्पेरिकल लॉज, एम्पेरिकल मतलब होता है अनुभव, हमको फील होता है। तो इसीलिए इनर्शिया या न्यूटन्स के जो भी लॉज हैं, आपको भले F=ma दिखता है, लेकिन ये सारा डेरिवेशन किसी मैथ से नहीं बल्कि प्योर एक्सपीरियंस से हम करते हैं। अब ये जो लॉ है, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, हमारे जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उनको सेटिस्फाई करता है। इसीलिए ये लॉ क्या है, ट्रुथ है। जिस दिन ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, या जो कोई ऐसा इवेंट मिल जाता है जिसमें ये नहीं सेटिस्फाई करता है, तो ये लॉ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये लॉ गलत होता भी है। मैंने आपको बताया ना कि रिलेटिविटी में क्या होता है, जब न्यूटन्स के ये लॉ जो हैं वो तभी होल्ड करते हैं जब मास वैरी नहीं करता है, मास वैरी नहीं करता है। F=ma में हमने क्या कहा था कि m क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट जब बहुत तेज़ चलने लगता है, वेलोसिटी उसकी c को टच करने लगती है, तो उसका मास क्या होने लगता है, वैरी करने लगता है, और F=ma ट्रुथ, सच्चाई नहीं रह जाती। तब हमारी क्या पिक्चर में आती है, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 18वां होगा। ठीक, ये एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, जो मैंने बताया वो यही लिखा हुआ है। अगला क्या कह रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू, एक तरीके का फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है, डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप पॉज करके खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू, ऑप्शन ए, कीप द बॉडी मूविंग अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ, फ्लाई द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस, या डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ए, कीप द बॉडी मूविंग अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, मैं रीड आउट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक, क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स, अ फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मेंटेन रखता है, उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। कहीं भी अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, कहीं पर भी अगर सर्कुलर मोशन, कहीं पर भी अगर एक सेंस को रेज करते हैं, कहीं पर भी अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट इस सर्कल पर मूव कर रहा है, ये उस सर्कल की क्या है, रेडियस, सेंटर है, और ये क्या है, रेडियस है, और ऑब्जेक्ट क्या है, m मास का। तो अगर इस सर्कल पे मूव कर रहा है, वो सपोज करते हैं ये रस्सी है, आप रस्सी से किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं, तो आपको रस्सी में आपको उंगली पर प्रेशर फील होता है। तो वो रस्सी क्या करती है, इस ऑब्जेक्ट को वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता किधर है, अंदर की तरफ। इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, F सेंट्रीपिटल, FC से लिखते हैं, वो होता है mv²/r। कोई ऑब्जेक्ट जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा, मान लीजिए वेलोसिटी v है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ही कम ये होगा, क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, ये उसका क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। एक बार ज़रा रीड आउट करते हैं। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो कोई सर्कुलर मोशन नहीं होगा।
बिना सेंट्रिपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। अर्थ भी क्या कर, ये सन है, अर्थ इसके चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है। हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा कि जो रस्सी है वो सेंट्रिपिटल, रस्सी का जो टेंशन है वो क्या कर रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। सन और अर्थ की केस में क्या होगा, जो सन और अर्थ के बीच की ग्रेविटी है वो क्या करेगी, सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो हम हर सिचुएशन में देख रहे हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स अपने आप में कोई रियल फोर्स नहीं है, अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, बल्कि जो ग्रेविटी है, टेंशन का फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जैसे ये प्रोटॉन है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो इस वक्त जो सेंट्रिपिटल फोर्स बनेगा वो कौन बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनेगा, या कूलम फोर्स जो होता है ना, उसको भी पढ़ेंगे, वो बनेगा। तो सेंट्रिपिटल फोर्स इटसेल्फ में कोई फोर्स नहीं होता, बल्कि किसी और दूसरी फोर्स की हेल्प लेकर के वो एग्जिस्ट करता है। तो सर्कुलर मोशन जब भी होगा सेंट्रिपिटल फोर्स काम करेगा। वो सेंट्रिपिटल फोर्स ग्रेविटी हो सकता है, इस स्ट्रिंग का टेंशन हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक, ओके। तो ये हमने इसका ये फॉर्मूला कर लिया, Fc=mv²/r। इसको हम Fc=mr⍵² भी लिख सकते हैं। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है कि ये सर्किल को 1 सेकंड में कितनी बार रोटेट कर रहा है। अगर सर्किल को 1 सेकंड में 10 बार ये पार्टिकल रोटेट करता है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। ठीक, थोड़ा सा और रीड आउट करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। अच्छा, ये जो फार्मूला है, दिस फार्मूला इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। इंटायर मैकेनिक्स जो होती है किससे निकल कर आती है, सेकंड लॉ से ही निकल कर आती है। ठीक, कैसे निकल कर आती है, F= क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा ma, और a की वैल्यू सर्कुलर मोशन में होती है v²/r। a की वैल्यू सर्कुलर मोशन में क्या होती है, v²/r। तो m है यहाँ पे, a की वैल्यू हमने क्या रख दी, v²/r। तो हमको क्या मिल गया, mv²/r। तो कहाँ से मिला एक्चुअली में, हमको न्यूटन के सेकंड लॉ से मिला। समझ रहे हैं। अच्छा, अगली लाइन क्या है, अगली लाइन ये है कि इट डज सेंट्रिपिटल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, आइदर प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटी सम अदर सेंट्रल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। खुद में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि क्या होता है, किसी और फोर्स की हेल्प से एग्जिस्ट करता है। थोड़ा सा मैं आपको एक आध चीज़ और बता देता हूँ कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं। आपको लगता होगा कि कितने वैरायटी टाइप के फोर्स सुन रखे हैं, लेकिन एक्चुअली में पूरे यूनिवर्स में सिर्फ 4 तरीके के फोर्स होते हैं। एक सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके के, उनको बोलते हैं फंडामेंटल फोर्स। वो कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं, वीक फोर्स होते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं। तब आप सोच रहे होंगे कि फ्रिक्शन का फोर्स कहाँ चला गया, मस्कुलर फोर्स कहाँ चला गया, यू नो। तो वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ही एक क्या है, पार्ट हैं। जितने भी फोर्स हमको डेली लाइफ में दिखते हैं ग्रेविटी के अलावा, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ही पार्ट होते हैं। फ्रिक्शन क्या है, एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। मस्कुलर फोर्स क्या है, हमारे मसल्स जो फोर्स लगाती हैं वो भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये जो 2 फोर्स हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स, ये न्यूक्लियस में लगते हैं, डेली लाइफ में हमको दिखाई नहीं देते, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स हमको दिखाई देते हैं। ओके, तो एक एक फोर्स को जरा सा बस रीड आउट कर लेते हैं। जीके के टाइप पे पढ़ते हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं, बस जीके पढ़ते हैं। ठीक, एक चीज़ आपको जानना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है। क्या होता है, Q1 Q2/r², कि एक कांस्टेंट होता है। उसी तरह ग्रेविटी का भी फार्मूला होता है m1 m2/r², और एक कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ K होता है वैसे यहाँ क्या होता है, G होता है। लेकिन इन दोनों फोर्स का कोई एक फिक्स फार्मूला नहीं है। थोड़ी सी फिजिक्स इसकी उतनी सिंपल नहीं है जितनी इन दोनों की है। ठीक, तो पहले हम एक एक करके स्ट्रॉन्ग फोर्स देख लेते हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का। नेचर में जो चारों फोर्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें सबसे मजबूत ये है। सबसे कमज़ोर कौन सा है, ग्रेविटी। आपको लगता होगा कि पूरे जो अर्थ को अपने ऑर्बिट में रोक रखा है, मून को उसकी ऑर्बिट में रोक रखा है, सन को मिल्की वे की गैलेक्सी में रोक रखा है, वो फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा, नहीं, वो फोर्स सबसे वीक है। एक्चुअली में इतना वीक है कि अगर इसकी वैल्यू 1 है स्ट्रॉन्ग फोर्स की, तो ग्रेविटी की वैल्यू इससे 10⁻43 टाइम्स कम होती है। इतनी कम होती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अच्छा, ग्रेविटी इतनी कम क्यों होती है, इसका हमें अब तक आंसर नहीं पता, और ये फिजिक्स की डीपेस्ट मिस्ट्री है। मैंने लिखा भी हुआ है कि ग्रेविटी के कमज़ोर होने का क्या कारण क्या है, ये हमें पता नहीं है। ठीक, फिर से पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं नेचर के, लेकिन ये केवल एक्टिव होते हैं जब डायमेंशन 10⁻⁻15 मीटर के करीब की होती है। यानी ये शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं जाते हैं। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करते हैं, यानी कि अच्छा, ये कब काम आते हैं, जैसे आपको पता है ना, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। 2 प्रोटॉन है मान लिया, 2 न्यूट्रॉन है। अच्छा, प्रोटॉन में एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्रोटॉन पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो होना तो ये चाहिए कि दोनों एक दूसरे को रिपल करके भाग जाएं। एक इतनी छोटी जगह में नहीं रहना चाहिए इनको, क्योंकि इतना स्ट्रांग रिपल्शन होता है। तो कोई एक ऐसा फोर्स जरूर होता होगा जो इस रिपल्शन को ओवरकम करके प्रोटॉन्स को बांधे रखता है। तो वो फोर्स कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। वो फोर्स जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस में बांधे रखता है, वो कौन सा फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक,
अच्छा, हर फोर्स के कैरियर होते हैं, कैरियर पार्टिकल होते हैं, हर फोर्स को ले जाने वाला एक पार्टिकल होता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कौन लेकर जाता है? फोटॉन्स। उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग फोर्स को कौन लेकर जाता है? एक पार्टिकल होता है ग्लूऑन्स। ये याद रखना, हर फोर्स के फोर्स कैरियर आपको याद रखना है, कभी भी पूछ देगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स का कैरियर क्या होता है? ग्लूऑन। अब क्या होता है कभी देखेंगे। उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कैरियर क्या होता है? फोटॉन। फोटॉन तो आप जानते हैं लाइट का क्वांटा होता है। उसी तरीके से वीक फोर्स है, उसका कैरियर होता है बोसॉन। दो तरीके के बोसॉन होते हैं, डब्लू बोसॉन और जेड बोसॉन, ये आप बस मेमोराइज कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के जो कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रेविटॉन्स। ये थ्योरी में है, अभी इनका डिस्कवरी नहीं हुआ है। ओके, आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे। सेकंड स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स के बाद सबसे मजबूत कौन सा है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद से कौन सा? वीक फोर्स। उसके बाद से कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स किस नियम पे चलता है? कूलम के नियम पे। ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, इनफाइनाइट रेंज होता है एक्चुअली। अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ और दूसरा पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी रखा हुआ, तो भी इनके बीच में क्या काम करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। ठीक, जैसे स्ट्रॉन्ग फोर्स बहुत छोटी दूरी पे काम करता है, न्यूक्लियस में ही सिर्फ काम करता है, वीक फोर्स भी बहुत छोटी दूरी में काम करता है। ये भी क्या होता है? शॉर्ट रेंज होता है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फोर्स तो हमेशा काम करता है, लेकिन वीक फोर्स जब पार्टिकल में न्यूक्लियस में बीटा डीके होता है तब एग्जिस्टेंस में आता है, वरना ये छुपा रहता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स शॉर्ट डिस्टेंस का है, वीक फोर्स शॉर्ट डिस्टेंस का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लॉन्ग रेंज का है, इनफाइनाइट रेंज का है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनफाइनाइट रेंज का। ठीक, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा जूम करके, वो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन नंबर ये 18वां या 19वां होगा, आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है, ये छोड़ते चलते हैं, ये थोड़ा सा लंबा है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा किसी और वीडियो में, आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। ये देखते हैं, एक सेकंड। बॉल बियरिंग्स आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू व्हाट? ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? बॉल बियरिंग्स होते हैं ना, जैसे ये होता है, आपने साइकिल खोली होगी या मोटरसाइकिल खोला होगा तो दिखा होगा, ये दो सर्कुलर वो होते हैं ऑब्जेक्ट, और उनके बीच में ऐसे छोटे छोटे गेंदें भरी होती हैं, इन्हीं को बॉल बियरिंग्स बोलते हैं। ये क्या करती हैं? मोशन को आसान कर देती हैं, फ्रिक्शन को घटा देती हैं। तो बॉल बियरिंग्स आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। बॉल बियरिंग्स स्टैटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देती हैं। फ्रिक्शन हम अभी मैं आपको सर ऐसे ही रफली बता दे रहा हूँ, फिर किसी और क्वेश्चन में मैं डिटेल में आपको फ्रिक्शन बताऊँगा। ओके, पहले देखते हैं फ्रिक्शन क्या चीज़ है। फ्रिक्शन आपको पता है ना, फ्रिक्शन फील तो किया ये सब ने। फ्रिक्शन क्या करता है? आपको लगता होगा मोशन का अपोज करता है, नहीं, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। मोशन में हेल्प करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, पर मोशन को सपोर्ट करता है। बिना फ्रिक्शन के इसीलिए हम चल नहीं सकते, ध्यान देना होगा। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, लेकिन मोशन का सपोर्ट करता है। इसका कैसे बता रहे हैं? जैसे मान लिया कोई ट्रेन चल रही है, ओके, यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ट्रेन आगे की तरफ बढ़ रही है और साथ ही साथ बॉक्स भी क्या हो रहा है? आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये क्यों बढ़ रहा है आगे की तरफ? क्योंकि इस बॉक्स और ट्रेन की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन काम कर रहा है। अच्छा, बॉक्स किसके साथ बढ़ रहा है? ट्रेन के साथ। तो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। तो अगर ये फ्रिक्शन होना बंद हो जाए, सपोज करते हैं ये फ्रिक्शन गायब हो जाए, तो ट्रेन तो आगे निकल जाएगी, वो बॉक्स क्या हो जाएगा? पीछे चला जाएगा। तो मोशन किस वजह से हो पा रहा है? क्योंकि बॉक्स की सरफेस और ट्रेन की सरफेस के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है? फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसीलिए फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को हेल्प करता है, पर रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन के 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, पहले सीधा वो देख लेते हैं। जो 3 टाइप के फ्रिक्शन है वो देख लेते हैं, बस फिर डिटेल करेंगे। फ्रिक्शन बहुत डिटेल चैप्टर है। फ्रिक्शंस के टाइप क्या होते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, पहला फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका कोफिशिएंट होता है एक म्यू एस। हर एक फ्रिक्शन के करस्पॉन्डिंग एक कोफिशिएंट होता है, एक क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? म्यू एस। जो उसी तरीके से काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, उसके करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं म्यू के। उसी तरीके से रोलिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, उसके करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट होता है उसको क्या बोलते हैं? म्यू के। ये कोफिशिएंट जितने बड़े होंगे वो फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो म्यू एस की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, म्यू के की वैल्यू उससे कम होती है, और म्यू आर की वैल्यू जो होती है सबसे कम होती है। तो हम हर बार कोशिश करते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन में ला दिया जाए। तो रोलिंग फ्रिक्शन में ला दिया जाएगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी और रिलेटिव मोशन आसान हो जाएगा। जब साइकिल चलती है तो रोड तो यहीं रह जाती है ना, और साइकिल आगे बढ़ जाती है, तो दोनों के बीच में कैसा मोशन हो रहा है? रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो रिलेटिव मोशन में फ्रिक्शन क्या करता है? हेल्प नहीं करता बल्कि अपोज करता है। तो हम रिलेटिव फ्रिक्शन को कम कर सकें, इसीलिए पूरे
फ्रिक्शन को हम किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन में। तो इसीलिए यहाँ बॉल बियरिंग्स लगाई जाती है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है वो सबसे कम होता है। ठीक, यहाँ थोड़ा सा मैंने डिटेल रखा है, वो पढ़ देता हूँ मैं। आप क्या होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं, इज अ फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन। वो मोशन को भी अपोज, रिलेटिव मोशन को भी अपोज करता है और टेंडेंसी को भी अपोज करता है। क्या इसका मतलब है, सपोज करते हैं एक बॉक्स रखा है और आप उसको धक्का दे रहे हैं, ठीक, तो इनके बीच में एक फ्रिक्शन काम कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब रुका हुआ है, इसको किससे लिख रहे हैं, म्यू एस से। ये फ्रिक्शन तब तक नहीं एग्जिस्ट करता जब तक आप फोर्स लगाना नहीं शुरू करते हैं। ऐसा बॉक्स रखा हुआ है तो फ्रिक्शन ये नहीं एग्जिस्ट कर रहा, लेकिन जैसे ही बॉक्स पे आपने फोर्स लगाना शुरू किया तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करने लगेगा। अच्छा, फोर्स लगाते ही तो बॉक्स मूव नहीं कर जाएगा, आपको थोड़ा और फोर्स लगाना होगा और फोर्स लगाना होगा, और जैसे ही आपने एक लिमिटिंग फोर्स लगाया, इतना ज़्यादा फोर्स लगा दिया कि अब बॉक्स मूव कर गया, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन गायब हो जाएगा और उसकी जगह कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन उसको किससे लिखते हैं, म्यू के से। जब तक बॉक्स मूव नहीं कर रहा है और फोर्स लग रहा है तब तक वो कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जैसे ही बॉक्स मूव करने लगा तब क्या काम करने लगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, थोड़ा सा और पढ़ देते हैं। अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, ये मैंने आपको बताया। डेली लाइफ में कभी कभी ये पॉजिटिव रोल प्ले करता है और कभी कभी क्या करता है, नेगेटिव रोल। पॉजिटिव रोल क्या करता है कि अगर फ्रिक्शन ना होगा तो चल ही नहीं पाएंगे, स्लिप कर जाएंगे। नेगेटिव रोल क्या है कि ये वियरिंग टीयरिंग कर देता है, मशीन्स को ख़राब कर देता है। मशीन्स में क्या होता है, एक पार्ट उसका क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक पार्ट क्या घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसा मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन। कैसा मोशन हो रहा है, रिलेटिव। और रिलेटिव मोशन का फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है। तो अपोज करता है तो हमारी एनर्जी लॉस होती है, वियरिंग टीयरिंग होता है, मशीन ख़राब हो जाती है। ये मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताया। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। जितना कम होगा म्यू की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जितना कम होगा फ्रिक्शन उतना ही कम लगेगा। ठीक, अच्छा, टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट फ्रिक्शन आपको बता दिया मैंने। स्टैटिक फ्रिक्शन, एक सेकंड, स्टैटिक होता है ये तब होगा जब मोशन बस होने ही वाला हो, लेकिन जैसे ही मोशन स्टार्ट हो जाएगा ये गायब हो जाएगा। और फिर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। उसके अलावा क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। इसीलिए हम क्या कर देते हैं कि बॉल बियरिंग्स का यूज़ करते हैं। अच्छा, जब सॉलिड सरफेस होते हैं तो जो फ्रिक्शन होता है उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, लेकिन जैसे ही फ्लूइड आने लगता है, आपको मैंने बताया ना फ्लूइड क्या होते हैं, वो मैटर जो फ्लो कर सके वो क्या होता है, फ्लूइड। तो फ्लूइड में क्या होते हैं, गैस होते हैं और लिक्विड होते हैं। तो जब लिक्विड और गैसेस में फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक, इतना सा फैक्चुअल नॉलेज है आपके लिए। जब भी फ्लूइड होगा तो जो फ्रिक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा तेजी से करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, या मोर देन ऑफ द अबव। ये आपके लिए होमवर्क है, आप अटेम्प्ट करिए इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप कर ले जाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो आंसर लिखा हुआ है, या आप आंसर देख लीजिए, पर ज़रूर अटेम्प्ट करिए, एक्सप्लेनेशन भी वही है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेलोसिटी, टॉर्क, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बताया कि स्पीड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बताया है पीछे आपको। आप एक लिस्ट बनाइए और उसमें जितना आप स्केलर लिख सकते हैं और जितने वेक्टर क्वांटिटी लिख सकते हैं एक बार नोट डाउन करिए और रट्टा मार जाइए। ठीक, वरना किसी दिन कंफ्यूज हो जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्केलर होती है। वेलोसिटी भी क्या होती है, स्केलर होती है। टॉर्क भी क्या होता है, स्केलर होता है। टॉर्क एक्सप्लेन करेंगे, जब टॉर्क का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको टॉर्क को भी एक्सप्लेन करेंगे। देखिए हमारा आइडिया यहाँ पर यही है कि क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट करते चलें। तो जब जब क्वेश्चन आएगा, अब कभी भी फ्रिक्शन का दोबारा क्वेश्चन आएगा तो मैं फिर से कॉन्सेप्ट कराऊंगा आपको, तो उससे क्या होगा, रिविजन होगा। ओके, अगला, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड। मैंने आपको पीछे बताया ना कि गैलीलियो ने ही क्या किया था, स्पीड को पहली बार मैथमेटिकल रूप से डिफाइन किया था। इस गैलीलियो ने सबसे पहले इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसीलिए जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको हम गैलीलियोज लॉ भी बोलते हैं। तो कौन हो जाएगा, गैलीलियो। ठीक, अब जरा दूसरे जो साइंटिस्ट दिए हैं उनको भी देख लेते हैं कौन कौन है वो ये साइंटिस्ट हैं। तो पहला तो न्यूटन है, न्यूटन को आप बताया फादर ऑफ फिजिक्स है। केपलर है, केपलर ने ही प्लानिटरी मोशन को स्टार्ट किया था। टॉलमी जो है पुराने टाइम के जोग्राफर हैं। गैलीलियो जो है न्यूटन से ठीक पहले गैलीलियो एग्जिस्ट करते थे। गैलीलियो ने ही इनर्शिया का कॉन्सेप्ट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, गैलीलियो इटालियन फिजिसिस्ट थे और स्पीड को मेजर किया था पहली बार। गैलीलियो ने एक्चुअली पहली बार टेलीस्कोप बनाया था। गैलीलियो के बारे में कहानी बताई जाए तब तो
मतलब जो काम गैलीलियो ने किया वो मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ गैलीलियो गैलीलियाई को। अगला है द थियरी ऑफ रिलेटिविटी, किसने किया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। कब किया था? 1905 में। 1905 में इन्होंने 4 पेपर पब्लिश किए थे, वो रिवोल्यूशनरी पेपर माने जाते हैं फिजिक्स में। एक साल में वैसे पेपर कभी नहीं आए, और चारों एकदम डिफरेंट डिफरेंट में है। रिलेटिविटी में आया, ब्राउनियन मोशन में आया, और न्यूक्लियर फिजिक्स में आया, और एक पेपर मैं ध्यान नहीं आ रहा, 4 पेपर थे। 1905 को हम बोलते हैं मिराकुलस ईयर ऑफ फिजिक्स। मिराकुलर ईयर ऑफ फिजिक्स, मतलब इतने चमत्कारी इस फिजिक्स में कभी नहीं रहे। ठीक। आइजैक न्यूटन, आपको पता है फिर से, आइजैक न्यूटन सबसे इंपॉर्टेंट आदमी फिजिक्स में कौन है? आइजैक न्यूटन। स्टीफन हॉकिंग, आपको पता है इन्होंने हॉकिंग रेडिएशन या ब्लैक होल पे काम किया। इन्होंने किस पे काम किया? ब्लैक होल। ब्लैक होल के किस पे काम किया? एंट्रोपी पर। ठीक। मैरी क्यूरी है, इन्होंने क्या किया? रेडियम की खोज की और रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया, रेडियो एक्टिविटी को। ये 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 पहली लेडी हैं जिनको फिजिक्स में भी नोबेल प्राइज़ मिला है और केमिस्ट्री में भी। फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। इनकी डॉटर को भी नोबेल प्राइज़ मिला है और इनके हस्बैंड को भी नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ आज यहीं पे बंद करते हैं, और ठीक है, तो आप रिवाइज़ करिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू।